बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied flowchart, its definition, importance, requirements, and its symbols. In this lecture, we will study examples of flowchart. It is work for day 7. आज हम बेटा डे 7 में एग्जाम्पल्स करेंगे फ़्लो चार्ट्स की। हम देखेंगे कि हम किस तरह मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की फ़्लो चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं या फ़्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमने सिंबल्स लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, वही सिंबल्स आज हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा टॉपिक उसने दिया हुआ है, प्रोसेसिंग ऑफ फ़्लो चार्ट। प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो हमने यूनिट नंबर 2 में देखा था कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर स्टोरेज क्या होता है, कि कंप्यूटर में कैसे ये प्रोसेस होता है फ्लो चार्ट का। अभी तो हम ड्रॉ करेंगे हाथ से, लेकिन कंप्यूटर में कैसे होता है वो अभी हम देखते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह फ्लो चार्ट प्रोसेस होता है। असल में बेटा इसके 3 स्टेप्स ही हैं, मेन 3 स्टेप्स हैं जो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, इनपुट आप कैसे लेते हैं? इनपुट का मतलब, इन का मतलब अंदर, मतलब दाखिल करना। इन जब आप कोई चीज़ को दाखिल कर रहे हैं, इनपुट मतलब आप कोई ना कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो किससे देते हैं आप कंप्यूटर में इनपुट? किसी इनपुट डिवाइस से, किसी इनपुट डिवाइस से, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये क्या है बेटा? इनपुट डिवाइसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बाद लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी। अब बेटा जब आप डेटा देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता है ना इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, ये कंप्यूटर स्टोरेज भी जिसको आप कहते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी में जब वो स्टोर होता है तो वो जाहिर है किसी नाम से स्टोर होगा। अगर बेटा उसका नाम नहीं देंगे आप उसको, तो फिर हमें नहीं पता लगेगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की कि हम किसको लेना चाह रहे हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें एक कमरा है बहुत बड़ा, ठीक है, या आपकी क्लास है, अगर आपके रोल नंबर या नाम नहीं होंगे, कोई फ़र्ज़ करें आपके ना कोई नाम है ना कोई रोल नंबर है, तो हम किस तरह आपको पहचानेंगे, किस तरह बुलाएंगे? आपको इशारे से ही बुला सकते हैं कि आप आ जाओ या आप आ जाओ, इस तरह हम कहेंगे ना, तो इसका मतलब हम इशारा करेंगे। अगर हमें नाम पता होंगे सबके या रोल नंबर कम से कम पता होंगे, तो हम उस नाम से आपको बुला सकेंगे। तो यही बात बेटा यहाँ पे होती है कंप्यूटर मेमोरी में, कि कोई ना कोई नेम दिया जाता है उस इनपुट को। ठीक है, और वो नेम से फिर हम उस को एक्सेस करते हैं, उस तक पहुंचते हैं। ठीक है, हम उस जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है इनपुट में, हम उस तक कैसे पहुंचते हैं? उसके नाम से पहुंचते हैं। ठीक है, तो यही उसमें बात लिखी हुई है, बाकी मैं आपको बुक से भी रीड करवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में वो कहता है रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। अब रिजल्ट स्टोर होते हैं बेटा आपकी प्रोसेसिंग में। ठीक है, अब प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आप फर्ज करें मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं, वो समझे आप इनपुट है, अभी आप शुरू कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ दे रहे हैं, या आप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, फिर आप स्टेप्स कर रहे हैं, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट करें 10 स्टेप्स का है वो, तो 9 स्टेप्स पे आके आपने क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब होता है आखिरी स्टेप्स में, तो वो समझे आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब आप फाइनल आंसर निकाल लेते हैं तो आप उसको लिखते हैं ब्रैकेट में या आगे एरो डाल के आंसर, तो वो आपका समझे क्या है? आउटपुट है। तो जो प्रोसेसिंग है वो क्या है? रिजल्ट्स हैं जो आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको भी कोई ना कोई नाम दिया जाता है, उसको भी कोई ना कोई नाम दिया जाता है। हर चीज़ को बेटा नाम देना बहुत ज़रूरी है, जैसे आम लाइफ में बहुत ज़रूरी है, इस तरह कंप्यूटर में भी बहुत ज़रूरी है, ताकि पहचान हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके कि क्या चीज़ हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट में आउटपुट डिवाइस, जैसे इनपुट में इनपुट डिवाइस थी, आउटपुट में आउटपुट, आउट का मतलब बाहर, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब आउट का मतलब यहाँ बाहर है, अब बाहर का मतलब कि वो चीज़ें या वो कंप्यूटर की डिवाइसेस जिनसे आप डेटा देख रहे होते हैं, वापस ले रहे होते हैं या नज़र आ रहा होता है आपको डेटा, कौन कौन सी हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी मॉनिटर है। ठीक है, अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म में देखना है, अगर आपने हार्ड कॉपी देखनी है, वो बेटा आपका प्रिंटर एग्जांपल आ गई आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, तो आप सबसे पहले देते हैं इनपुट कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है किसी खास नाम से।
ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में रिजल्ट स्टोर होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, ये आपको जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं ये पढ़ा के आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे लेके जा रहा हूँ, फिर मैं उस एग्जाम्पल से आपको ये दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। अभी ये थ्योरी अभी समझ नहीं आएगी आपको जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो, अभी मैं एग्जाम्पल जैसे ही करवाऊंगा बल्कि साथ साथ ही मैं आपको ये पॉइंट्स भी दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। प्रोसेसिंग में था रिजल्ट स्टोर, रिजल्ट स्टोर होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं समझें, जो आंसर होता है वो आपका इधर स्टोर होता है जाके, इस तरह फिलहाल समझ लें इसको, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या शो करती है आपको, आउटपुट। फाइनल आंसर जब आप देखते हैं तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस शो करती है, और वो आपका लास्ट स्टेप है आउटपुट का, फ्लो चार्ट का, ठीक है। इसके लिए हमने सिंबल्स भी पढ़े थे, इनपुट आउटपुट सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल। फिलहाल हम आज ये दो ही, इस डे में हम ये दो ही सिंबल्स देखेंगे, स्टार्ट एंड सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल और प्रोसेसिंग सिंबल, क्योंकि हमने सिंपल फ्लो चार्ट्स इस डे में देखने हैं। नेक्स्ट डे में हम फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स पे जाएंगे जिसमें डिसीजन सिंबल भी यूज होगा, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट्स आपने क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 अगर आपको याद हो फ्लो चार्ट्स का था, वहाँ हमने काफ़ी फ्लो चार्ट्स देखे थे, ठीक है, दोनों देखे थे। एक हमने सिंपल भी और कंडीशनल फ्लो चार्ट भी देखे थे, वही हमने इस 9th की बुक में भी देखने हैं, और लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बल्कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं 8th के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन परेशान ना हो, अभी हम सिंपल देखते हैं पहले। तो ये हमने पढ़ लिया, इसको मैं पहले आपको बुक से पढ़ा दूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, क्योंकि असल फोकस हमारा आज एग्जाम्पल्स पे होगा। पेज नंबर 8 है बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। इन दिस सेक्शन वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट्स। हम क्या पढ़ेंगे इस सेक्शन में या इस पार्ट में कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स की मदद से। आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन अ फ्लो चार्ट इनपुट मीन्स टू गेट डेटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइस। क्या मतलब कि आप डेटा ले रहे हैं किसी इनपुट डिवाइस से, गेट डेटा ले रहे हैं किसी इनपुट डिवाइस, यही मैंने आपको यहाँ बताया था। एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, और स्टोर कहाँ होता है वो, कंप्यूटर मेमोरी में जाके। अ डेटा इन अ मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास नाम देते हैं आप। जाहिर है बेटा एक नाम तो नहीं सबको आप दे सकते, तो कैसे फिर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उनमें, तो इसलिए एक खास नाम दिया जाता है उसको। वी एक्सेस डेटा विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन नेम। हम कैसे एक्सेस करते हैं डेटा को, उसके उस नाम से जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी, क्लास की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, टू परफॉर्म सम कंप्यूटेशन। अब हम ये क्यों नाम देते हैं, ताकि हम कोई ना कोई कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशन को आप प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, कि प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सके। फ्रॉम विच रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, जिससे क्या होता है प्रोसेसिंग से हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। वही बात हुई, इस प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट्स मिल जाते हैं, इसलिए मैंने एरो लगाया था प्रोसेसिंग के बाद। नेक्स्ट बेटा, द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। रिजल्ट्स भी कहाँ स्टोर होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में। जाहिर है बेटा अगर आप इनपुट स्टोर करवा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी में, तो प्रोसेसिंग भी वहीं हो रही होगी, और रिजल्ट्स या आउटपुट भी बेटा सब कुछ कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा नहीं था, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है, कि आपको हर चीज़ कंप्यूटर मेमोरी में ही हो रही होती है। जैसे आपका जो ब्रेन है वो भी आपकी मेमोरी है, तो सब चीज़ें आप ब्रेन में ही स्टोर कर रहे होते हैं। द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एंड वी प्रिंट डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑन सम आउटपुट डिवाइस। वही बात की है, प्रिंट का मतलब हार्ड कॉपी प्रिंटर, डिस्प्ले का मतलब आपका मॉनिटर। तो इसका मतलब आउटपुट में हम क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, या डिस्प्ले देखते हैं, या प्रिंट देखते हैं उस डेटा का जो आपने इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया था, ठीक है। ये बेटा अब हम चलते हैं, पेज नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी बता देता हूँ, क्योंकि जो रिमेनिंग शॉर्ट है वो हमारे जो फ्लो चार्ट हम आज करेंगे वो खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैं फिर आपको क्वेश्चन बता दिया करूँगा, आंसर उसका बुक वाला ही है, नोट्स में लिखा हुआ है, और यहाँ भी मैं ड्रॉ कर दूंगा फ्लो चार्ट। तो पेज नंबर 5 नोट्स का क्वेश्चन नंबर 29, हाउ फ्लो चार्ट इज प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह फ्लो चार्ट प्रोसेस होते हैं। इसका आंसर है बेटा, इन अ फ्लो चार्ट इनपुट मीन्स, मतलब आपने लाइन नंबर 1 जो है इस पैराग्राफ की वो स्टार्ट करनी है, स्टार्ट से नहीं करना, मतलब जहाँ लाइन 1 एंड हो रही है यहाँ से आप शुरू करेंगे और इस पैराग्राफ के एंड तक लिखेंगे सम आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा फ्लो चार्ट की हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो पेज नंबर 9 निकालें अपनी बुक का, और क्वेश्चन नंबर 30 है आपके नोट्स का। मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन किस तरह आता है पेपर में। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। कि आपने क्या करना है, आपको पता है टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन हम आपको पता है जो वेदर है वो आपका सेल्सियस में आप लोग देखते हैं, और जो आपका फीवर है, जो बुखार है, वो आप फ़ारेनहाइट में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये 3 इसके स्केल्स हैं, ठीक है, आप स्केल्स कह सकते हैं इनको। अब यहाँ पे हम उसने कहा है कि आप
यहीं से मैं बता देता हूँ आपको, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। अब यहाँ बेटा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि वो क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, या उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है, हम किसको किस में कन्वर्ट करना है। बेटा सिंपल बात है, जो पहले लिखा हुआ है ना वो आपको गिवन है, वो आपने इनपुट में देना है, मतलब वो आपका बेस है, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो टू कन्वर्ट सेल्सियस, इसका मतलब है सेल्सियस हमें पता है, और हमने टू का मतलब जाना है, मतलब एक चीज से दूसरी जगह पे जाना है, कन्वर्ट करना है। जैसे आपने यूनिट नंबर 2 में कन्वर्जन की थी फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब चीज़ें बेटा आपने की थी। तो ये बेटा यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर इनपुट देनी है आपने, और फ़ारेनहाइट में उसको आंसर चाहिए कन्वर्ट करके। ठीक है, अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या आता है बेटा फ्लो चार्ट में, स्टार्ट एंड सिंबल। ठीक है, जो मैंने बताया था, इसकी लेफ्ट और राइट साइड होती है कर्व, और टॉप और बॉटम साइड इसकी स्ट्रेट लाइंस होती है। मुझसे स्ट्रेट नहीं लगेंगी फिलहाल क्योंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूं, तो आप खुद स्केल से बनाइएगा। ठीक है, स्टार्ट, इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी। हम बुक में देख लेते हैं, बुक में उसने कैपिटल में लिखा हुआ है, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, तो कोई बात नहीं, आप गलत नहीं होगा, लिखना सही है बस आपने। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आपको पता है फ्लो लाइंस, ये मैंने नहीं बताया था, वैसे आपको पता है फ्लो लाइंस के बगैर तो फ्लो चार्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी फ्लो लाइंस तो बताते हैं बेटा हमें फ्लो, तो इसलिए फ्लो लाइंस के बगैर तो कोई भी फ्लो चार्ट सही नहीं करेगा काम। नेक्स्ट बेटा हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, तो कोई स्टेप नहीं था, तो हर फ्लो चार्ट में आता है। अब देखें इनपुट, अब हमने इनपुट देनी है, क्या देना है हमने यहाँ इनपुट, यहाँ पे इनपुट हमने देना है सेल्सियस टेम्परेचर को। अब यहाँ बुक में उसने लिखा हुआ है इनपुट नंबर स्लैश सेल्सियस। अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मेरा ख्याल है ये इस तरह होना चाहिए, इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए उसने बुक में शायद लिखा नहीं है, उसने नंबर ही लिखा हुआ है। क्यों नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा आप टेम्परेचर हमेशा नंबर्स की फॉर्म में देंगे। ठीक है, नंबर होगा, कोई टेक्स्ट नहीं है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देंगे, हम स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल में। इनपुट आउटपुट सिंबल किस तरह होता है, पैरेललोग्राम, याद है आप लोगों को? अगर आपको फ्लो चार्ट सिंबल्स याद नहीं है तो फिर जो ये वाला लेक्चर है ये समझ नहीं आएगा, तो इसलिए लेक्चर को सुनने से पहले आप वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट हमने लिख लिया, अब हम करेंगे इनपुट। यहाँ पे हम जैसे बुक में लिखे उसी तरह कर लें, इनपुट नंबर, ब्रैकेट में लिखा हुआ उसने सेल्सियस। ठीक है, मैं आपको बुक से भी साथ साथ बता रहा हूँ, इनपुट नंबर स्लैश सेल्सियस। ठीक है, उसने स्मॉल में लिखा हुआ है, आप कैपिटल में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस आपके सिंबल सही होने चाहिए। ठीक है, चले हमने ये भी स्मॉल में कर दिया। अब बेटा हमने फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इनपुट हमने दे दिया। अब यहाँ पे इसलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया क्योंकि इनपुट एक ही थी, सिंगल इनपुट थी, मल्टीपल इनपुट्स नहीं थी। कुछ में मल्टीपल इनपुट्स भी आएंगे अगले फ्लो चार्ट्स में, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही इनपुट थी, सिंगल इनपुट। ठीक है, तो हमने दिया इनपुट नंबर सेल्सियस। अब बेटा हम ये किससे देंगे, किसी इनपुट डिवाइस से। हम जब कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम बना रहे होंगे, असल में हमने प्रोग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट तो नहीं हम बनाते कंप्यूटर पे, वो तो हम पेज पे बनाते हैं ज़्यादातर, हमने प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम में इनपुट हमेशा हम अगर नंबर हमने देना है तो वो हम किससे देते हैं, माउस से देते हैं? नहीं, माउस से हम करते हैं सिलेक्ट, माउस का जो कर्सर है उसको मूव करवाने के लिए माउस यूज़ कर रहे होते हैं। हमने जब कोई वैल्यू देनी है कंप्यूटर को तो हम कीबोर्ड से देते हैं, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही वो कहेगा इनपुट नंबर तो मैं कोई भी नंबर दे दूंगा। फर्स्ट करें 50, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 50 मैं एक नंबर दे दूंगा। ठीक है, इनपुट बेटा हमारा हो गया। अब हमने करना है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होता है रेक्टेंगल सिंबल में, आपको याद होगा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, आपने जो प्रोसेसिंग करनी है वो रेक्टेंगल सिंबल में करनी है। मैं रेक्टेंगल सिंबल इसलिए बहुत बना रहा हूँ बेटा, साइज में बड़ा, विड्थ में बड़ा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिखना है हमने। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब बेटा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेटा मैंने रिजल्ट अपना स्टोर करवाना है इस वेरिएबल में या इस अल्फ़ाबेट में। फिलहाल अल्फ़ाबेट समझे क्योंकि वेरिएबल आपको शायद समझ ना आए, ये 10th में जाके आपने पढ़ना है। ठीक है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी आप इतना ना जाएँ उसमें क्योंकि वरना फिर आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, फ़ारेनहाइट मैंने किस में कन्वर्ट करना था, फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ मैं अब फॉर्मूला लिखूंगा जो कन्वर्ट करेगा फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, असल में बेटा जो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल फॉर्मूला, वो ये है 9/5
इंटू, या आप यही डालें C प्लस 32। ये बेटा असल में सही जो है फॉर्मूला, जो सिंपल है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, वो ये फॉर्मूला है। मैं ब्रैकेट्स भी डाल देता हूँ। 9/5 मल्टीप्लाई बाय C ये है सेल्सियस का टेम्परेचर, प्लस 32 उसमें ऐड कर दें तो फिर ही हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन बुक में उसने क्या किया हुआ है, उसने लिखा हुआ है सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में उसने देखें गौर से लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फ्लावर ब्रैकेट डाली हुई है आप जिसको कहते हैं, और फिर राउंड ब्रैकेट डाली हुई है, सेल्सियस इंटू 9। बात सही है, उसकी भी सही है, लेकिन ज़रा मुश्किल तरीका है जो उसने बुक में बताया, ये ज़्यादा इजी था। लेकिन जैसे बुक में आप कोशिश करें इसी तरह कर लें, ठीक है, वरना ये भी गलत नहीं होगा अगर आप पेपर में लिख देंगे। उसने क्या किया, सेल्सियस इंटू 9, सही है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सही किया उसने, सेल्सियस इंटू 9। उसके बाद कहते हैं डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड का साइन डाला उसने, ब्रैकेट क्लोज किया 9 के बाद, राउंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ क्यों बेटा उसने क्लोज किया ब्रैकेट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ और यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसने सेपरेट करने के लिए सेल्सियस इंटू 9 के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर साइन आया है डिवाइड का, और डिवाइड का ये वाला साइन नहीं है, ये वाला साइन है जो आप पढ़ते हैं मैथ में, ये वाला साइन है। आगे लिखा हुआ है उसने 5 और आगे लिखा हुआ है प्लस 32, ठीक है, ये भी सही है तरीका। तो हम उसी तरह लिख लेते हैं जैसे बुक में लिखे हैं, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट सेल्सियस इंटू 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 के बाद बेटा अब प्लस 32 से पहले आप इस फ्लावर ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दें, ठीक है। इस फ्लावर ब्रैकेट को बेटा आप क्या कर दें, क्लोज कर दें, ठीक है। पहले फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज करें, उसके बाद आप लिख दें प्लस 32 क्योंकि ये सबसे एंड पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको लिखना भी बता दिया, आप इस तरह भी लिख सकते थे, ठीक है। सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट कर दी है उसने, ठीक है। अब बेटा हम करते हैं अपना सेकंड लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप तो स्टॉप होता है, सेकंड लास्ट स्टेप करते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें बेटा आपने आउटपुट दिखानी है, इनपुट हो गई थी, अब आउटपुट दिखानी है। अब मुझे बताएं आउटपुट में क्या लिखेंगे आप, क्या लिखा हुआ आना चाहिए आउटपुट में, प्रिंट तो आपको पता ही है लिखा हुआ है। प्रिंट का मतलब है कि शो करवाओ मुझे आउटपुट, ठीक है। वो स्क्रीन पे भी हो सकती है और वो पेज पे भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम स्क्रीन पे दिखाते हैं, ठीक है। प्रिंट के बाद मैं लिखूंगा बेटा क्या मैंने प्रिंट करवाना है, मैंने क्या करना था इस प्रोग्राम में, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मुझे चाहिए, तो मैं प्रिंट करवाऊंगा फ़ारेनहाइट जो मैंने यहां लिखा था। प्रिंट फ़ारेनहाइट, ठीक है। लास्ट स्टेप है बेटा एंड, या स्टॉप होगा, बुक में देख लेते हैं, एंड है, ठीक है। ये एंड भी कुछ बुक्स में होता है, कुछ में स्टॉप होता है, कोई भी लिख लें, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है, दोनों सही हैं। यहाँ पे लिख लें आप एंड, ठीक है। तो ये बेटा हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया फर्स्ट फ्लो चार्ट। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ समझाने की आपको इससे जो हमने प्रोसेसिंग पढ़ी थी, ठीक है। अब बेटा आपने गौर से देखना है इसको ताकि आपको सही तरह समझ आ जाइए। यहाँ पे देखें बेटा, सबसे पहले इनपुट, स्टार्ट और एंड तो आपको पता है ये स्टार्ट और एंड करता है, जैसे प्रोग्राम को करता है इस तरह फ्लो चार्ट को भी स्टार्ट और एंड। हमें ये बता रहा था कि यहाँ से शुरू हो रहा है फ्लो चार्ट, यहाँ पे एंड हो रहा है, असल बीच में हो रहा होता है सारा काम। इनपुट नंबर सेल्सियस, अब बेटा इनपुट आई किसी इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से आई, कहाँ स्टोरेज आके, कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। अब होगा क्या, कंप्यूटर की मेमोरी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ये टॉपिक आपका है नहीं, 10th में जाके ज़्यादा पढ़ना है आपने। यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो पोर्शंस बनेंगे। दो क्यों बनेंगे, वो इसलिए मैं दो बना रहा हूँ क्योंकि आगे फ़ारेनहाइट का भी एक पोर्शन बनाऊंगा मैं, ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों ही अभी बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये हमेशा दोनों ही बनेंगे, ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो ज़्यादा पोर्शंस बन जाते हैं, ठीक है। एक में आएगा सेल्सियस, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, और एक में आएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है। अब होगा क्या,
सबसे पहले क्योंकि इनपुट नंबर है या सेल्सियस है तो आप कोई भी नंबर इनपुट कर लें, ठीक है, आप कोई भी नंबर इनपुट कर लें। फर्स्ट करें, आप करते हैं 50, मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया है 50, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसी इसको वैल्यू मिलेगी 50, नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो, ठीक है। इनपुट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जैसी वैल्यू मिली वो जाके स्टोर हो जाएगी कंप्यूटर की मेमोरी में। एक होगी जगह, पोर्शन होगा मेमोरी में जहाँ लिखा जाएगा सेल्सियस और इसकी वैल्यू क्या होगी 50। ये उस वेरिएबल का नाम है जिसमें सेल्सियस गया है, ये उसकी वैल्यू है 50, ठीक है। ये जरा बातें 10th की हैं इसलिए अभी परेशान ना हो, जितना भी आपको लेवल पे मैं उतना ही कोशिश करूँ समझाऊँ आपको, ठीक है। सेल्सियस में क्या स्टोर हो गया 50। अब नेक्स्ट स्टेप पे आए और उसका नाम, ये मैं भी बता रहा था आपको नाम, ये देखें नाम इसका क्या है सेल्सियस, हम नाम से इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी नाम को हम देखें इस फॉर्मूले में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग, रिजल्ट्स आर स्टोर्ड। अब रिजल्ट किसका स्टोर होगा बताएं मुझे, इस फ़ारेनहाइट का रिजल्ट स्टोर होगा बेटा प्रोसेसिंग में जाके, और इसी तरह मेमोरी में जाके जैसे मैंने लिखा है। होगा क्या, जैसे ही वैल्यू मिली उसको 50 तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, सेल्सियस में लिखा जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 9 पहले लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट होगा, फिर डिवाइडेड बाय 5, जो इसका आंसर आएगा वो 5 से हो जाएगा डिवाइड, प्लस 32, फिर क्या होगा बेटा उसमें 32 ऐड हो जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ तो जो आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करके वो स्टोर हो जाएगा बेटा फ़ारेनहाइट में जाके, ठीक है। वो किस में स्टोर होगा, फ़ारेनहाइट में जाके। वो अभी हम देखते हैं क्या आंसर आता है, फिलहाल आपको समझा रहा हूँ, वो आप कैलकुलेटर पे अभी देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, वैल्यू है 50, 9 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 5 से डिवाइड होगी, फिर हम 32 इसमें ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में जाके स्टोर हो जाएगा। हम अभी देख भी लेते हैं कैलकुलेटर पे कि क्या इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है बेटा, फर्स्ट करें मैंने ली हुई है 50 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 122। अगर मुझसे गलती हुई है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है जो मैंने किया है वो आ रहा है बेटा 122, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिलहाल 122, ठीक है। इस सब का आंसर क्या आ रहा है 122, तो ये 122 यहाँ जाके बेटा इस मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी में स्टोर हो गया। सेल्सियस में क्या स्टोर था 50 और फ़ारेनहाइट में क्या स्टोर था 122। अब प्रिंट कौन सा होगा, ठीक है, प्रिंट जो हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट सेल्सियस तो क्या प्रिंट होगा 50, वो तो हमें चाहिए ही नहीं बेटा, वो तो हमने इनपुट दिया था, हमें तो फ़ारेनहाइट में चाहिए था। तो जब हम लिखेंगे प्रिंट फ़ारेनहाइट तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू उस वक्त होगी वो क्या होगी 122, जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, ठीक है। जो वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेल्सियस में 50 और फ़ारेनहाइट में 122। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। ये मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया है। आउटपुट डिवाइस में आपको बता देता हूँ, आउटपुट डिवाइस आपके यहाँ होगी मॉनिटर, क्योंकि आप मॉनिटर पे ये काम देख रहे होंगे, ठीक है। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं वैसे। तो ये आउटपुट वाला काम ये जब हो जाएगा, जैसे ही प्रिंट सामने आएगा नजर आपको, साथ ही इसका मतलब है आउटपुट वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही फ्लो चार्ट एंड हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही फ्लो चार्ट उसमें थोड़ा मुश्किल दिया हुआ था, आगे वाले थोड़े इजी दिए मैं, ठीक है। तो ये आपको अगर ये समझ आ गया तो आगे वाले बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये याद रखें कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह स्टोर हो रहा है, फिलहाल आप इस तरह समझ लें आपके लेवल पे, ठीक है। ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल इस डायग्राम से समझा दिया, ठीक हो गया। अब बेटा मैं आपको जो बुक में उसने कहा हुआ है उसने ज़रा कोशिश की है थ्योरी में समझाने की, वो देखने क्या लिखा है उसने। पेज नंबर 9, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, दिस फ्लो चार्ट शोज दैट आफ्टर स्टार्ट a computer user provides some numeric data। numeric का मतलब नंबर्स, मैंने बताया था ना यहाँ नंबर देंगे, इसलिए लिखा हुआ है उसने नंबर, हमने नंबर ही दिया, ये देखें 50 हमने नंबर ही दिया बेटा। a computer user provides some numeric data, numeric data कौन देता है, कंप्यूटर यूजर, हम देते हैं यानी मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, which is stored in computer memory with the name Celsius। वही बात, stored in the computer memory with the name Celsius, ये मैंने डायग्राम भी आपको बता दिया। In the next step, the result is computed। computed का मतलब आप processed भी कह सकते हैं, ठीक है। computed by applying the formula
to convert the given Celsius temperature to Fahrenheit temperature. अब थोड़ा लेंथी सेंटेंस हो गया, इसको हम हाफ करते हैं, ठीक है। दोबारा देखें, इन द नेक्स्ट स्टेप का मतलब यहां तक उसने बता दिया, वो इस स्टेप की बात कर रहा है प्रोसेसिंग की। इन द नेक्स्ट स्टेप द रिजल्ट इज कंप्यूटेड मैंने बताया प्रोसेस्ड भी लिख सकते हैं या कैलकुलेटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, रिजल्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला है। टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर, टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बोर्ड पे बार बार इशारा कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं ताकि आपको डायग्राम सामने हो आपके सब चीजें, ठीक है। द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट, रिजल्ट किससे स्टोर होता है? फ़ारेनहाइट से, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया। नेक्स्ट, द वैल्यू स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट इज देन डिस्प्लेड बाय यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस। तो क्या होगा कि जो फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू होगी, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा किसी आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है। वो हमारा फिलहाल समझे मॉनिटर ही है, ठीक है, ज्यादातर वही होता है। नेक्स्ट, द फ्लो चार्ट इज एंडेड, उसके बाद क्या होगा? फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। उसने थ्योरी में समझाने की कोशिश की है इस फ्लो चार्ट को, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, क्योंकि हमने 3-4 फ्लो चार्ट अभी और करने हैं, इसको मैं रेस करके फिर और ड्रॉ करूंगा। पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अब मैं ये फिजिक्स नहीं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आपने पढ़ लिया होगा एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है। ये हम सिर्फ फ्लो चार्ट बनाएंगे। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की आपने क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन विद गिवन मैस, मतलब उसका मैस आपको गिवन है, ठीक है। एंड द फोर्स अप्लाइड, और फोर्स जो अप्लाई की है वो भी गिवन है, ठीक है। अब बेटा आप याद करें, आपने शायद पढ़ लिया होगा अब तक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने पढ़ लिया होगा अब तक फिजिक्स में, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज F इज इक्वल टू ma, आपको पता है ना, F इज इक्वल टू ma, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल टू ma। अब यहां पे देखें, अगर मैं यहां लिखता हूं F इज इक्वल टू, मैं इधर फिलहाल लिख रहा हूं ताकि हम F इज इक्वल टू ma। अब उसने कहा है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। गिवन क्या है? मैस और फोर्स अप्लाइड। तो बेटा अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो क्या होगा? m यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये f डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a। तो यही हम फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बेटा अभी हम यहां लिखते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको पता है स्टार्ट एंड सिंबल आएगा, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, स्टार्ट। नेक्स्ट बेटा इनपुट आउटपुट सिंबल में। अब यहां बेटा थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहां पे एक इनपुट नहीं है, यहां पे एक इनपुट थी, यहां पे 2 इनपुट हैं, एक गिवन मैस और फोर्स अप्लाइड। आप देख लें बुक में भी उसने ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड। इसमें 2 चीजें हमें इनपुट में देनी है इधर, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे? सेपरेट, कॉमा से कर सकते हैं, वैसे हम एंड भी लगा सकते हैं इधर, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनपुट लिख दिया। अब क्या करना है? मैस एंड फोर्स, इनपुट मैस एंड फोर्स, ठीक हो गया। ये मैंने इस तरह लिख दिया, बुक में उसने डाला हुआ है कॉमा, कोई बात नहीं, आप इस तरह कर लें, ठीक है। इस आपने बस सिंबल ध्यान से बनाने हैं। ये मैंने इनपुट आउटपुट सिंबल में इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और डायगोनल कर रहा हूं ताकि वाकई ये पैरेललोग्राम लगे, ठीक है। इतना एग्जैक्ट तो नहीं बनना, लेकिन आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मैस और फोर्स हमने इनपुट कर ली, मतलब हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने करनी है प्रोसेसिंग, मतलब फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला में क्या आएगा बेटा? जो हमने चीज फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है हमने? एक्सेलरेशन। बुक में उसने ACC लिखा हुआ है, ACC शॉर्ट फॉर्म एक्सेलरेशन की। आप ये भी लिख सकते हैं, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आप यहां लिखेंगे बेटा, ये याद रखिएगा, जो आप प्रोसेसिंग में लिख रहे हैं, जो भी आप प्रोसेसिंग में लिख रहे हैं, वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपने आगे प्रिंट में भी इस्तेमाल करना है। ये नहीं होगा कि आप यहां लिख दें ACC शॉर्ट फॉर्म, नीचे लिख दें प्रिंट एक्सेलरेशन, ये गलत होगा। जैसे यहां भी अगर आप ये करते, यहां लिख देते F, यहां लिख देते फ़ारेनहाइट, या वाइस वर्सा करते, यहां लिख देते फ़ारेनहाइट, यहां लिख देते F, तो फिर भी ये प्रोग्राम सही नहीं चलना था, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से करना है। ये ACC शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उसने, इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M, फोर्स
अब यहाँ पे एक और बात देख लें, अगर आपने यहाँ फोर्स लिखा है तो यहाँ भी फोर्स लिखना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ एफ लिखा है तो यहाँ भी एफ लिखना पड़ेगा, सेम चीज लेके चलनी है। यहाँ अगर मैथ्स लिखा है तो यहाँ भी मैथ्स, अगर यहाँ एम लिखा है तो यहाँ भी एम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बुक में उसने मेरा ख्याल है कंप्लीट ही लिखा हुआ है, तो हम कंप्लीट ही करते हैं। फोर्स आगे मेरा ख्याल है उसने साइन इस तरह किया हुआ है और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, मेरे ख्याल से शॉर्ट में किया हुआ है, शॉर्ट में ही कर लें बेटा। वैसे ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं आपके पास केस सेंसिटिव, डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल तो हम कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल फ्लो चार्ट बना रहे हैं जनरल। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, डिवाइड की जगह आप ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप करते हैं डिवाइड के लिए, ये भी सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। ये भी डिवीजन का सिंबल आप कोई भी यूज़ कर लें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेक्स्ट बेटा अब क्या रह गया, अब सिर्फ प्रिंट करवाना है हमने, फिर एंड करवाना है इस फ्लो चार्ट को। चलें अब प्रिंट करवाते हैं पहले इनपुट आउटपुट सिंबल में, ये हमने करवाया है प्रिंट। अब प्रिंट में क्या लिखेंगे हम, जो हमने लिखा है इधर, प्रिंट A+C। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर यहाँ एक्सेलरेशन लिखना है तो यहाँ भी एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और लास्ट में आप प्रोग्राम को कर दें एंड, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट भी यहाँ एंड हो गया, ठीक है। अब बेटा हमने ये फ्लो चार्ट भी ज़्यादा इजी था उससे पिछले वाले से, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत इजी था, लेकिन इसमें एक चेंज था, यहाँ पे सिंगल इनपुट थी, यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं। यहाँ पे सिंगल ही थी, वो स्लैश डाला हुआ था, आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब बेटा इसको एक बार यहाँ से देख लें, इनपुट मैस एंड फोर्स, ये हमारा इनपुट है जो हम इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से देंगे, कोई भी वैल्यू दे देंगे मैस और फोर्स की। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, अब यहाँ भी यही होगा बेटा, यहाँ पे अब मेमोरी के 3 पार्ट्स बनेंगे, आप इस तरह समझ लें, मेमोरी के यहाँ कितने बनेंगे 3 पार्ट्स। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, वैसे मेमोरी में इस तरह नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें होती है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैस, फोर्स और A+C, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको वैल्यू भी देख के देखते हैं। मैथ्स की वैल्यू हम दे देते हैं बेटा 10, फोर्स की वैल्यू दे देते हैं हम 20। ये हम किससे दे रहे हैं बेटा वैल्यू, ये वैल्यू हम किससे दे रहे हैं, ये हम बेटा किसी इनपुट डिवाइस से दे रहे हैं, मतलब कीबोर्ड से दे रहे हैं, और वो स्टोर कहाँ जाके हो रही है, कंप्यूटर मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह स्टोर हो रही है। मैथ्स की वैल्यू 10, फोर्स की वैल्यू 20। आगे है प्रोसेसिंग, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यूज यहाँ होंगी पुट। फोर्स की वैल्यू है 20 को डिवाइड कर दें 10 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। तो एक्सेलरेशन में क्या स्टोर हो जाएगा जाके 2, यही 2 वैल्यू एक्सेलरेशन में जाके स्टोर होगी इधर, और 2 इधर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में सब क्या पड़ा हुआ है 2, तो ये हमारे पास स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपकी एग्जांपल थी, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं, वो आपके लिए इंशाल्लाह और इजी हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा, ये मैं अरेज कर रहा हूँ, जो मैंने फ्लो चार्ट्स करवा दिए हैं इनको मैं फिलहाल अरेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला है कि आपने इस क्यूब की जो एजेस हैं, 3 एजेस, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्यूब आप कहते भी आपको पता है, आप किसी नंबर का क्यूब लेते हैं तो वो पावर 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने यही करना है। तो बहुत आसान प्रोग्राम है ये, फ्लो चार्ट भी बहुत ईजी है इसका। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट, नेक्स्ट, उसके बाद आएगा बेटा आपके पास, आपको पता है इनपुट आउटपुट सिंबल। अब इनपुट में क्या करना है, आपने इनपुट लेनी है एजेस, ठीक है, इनपुट एज, ये एजेस, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो आप एजेस भी लिख सकते हैं, एज भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल हमने देखना है कि फॉर्मूला हमारा सही हो जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम प्रोसेसिंग सिंबल में फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको अगर आपने वॉल लिखना है VOL तो फिर नीचे भी वॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, ठीक है। तो इस तरह आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप, प्रिंट वॉल्यूम,
और लास्ट स्टेप आपको पता है आपका होता है बेटा एंड का, ठीक है। लास्ट स्टेप में आपने लिखना है एंड। मुझसे इतना एग्जैक्ट नहीं बन रहे सिंबल्स क्योंकि मैं फ्री हैंड कर बना रहा हूँ। आप लोग कोशिश करें इसको शुरू में बनाएं आप स्केल से, और उसके बाद फिर आप भी फ्री हैंड की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एंड में अभी नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं आप एंड या स्टॉप, ठीक है। इतना सीधा भी नहीं बना, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। असल हमने देखना है इसका फॉर्मूला और जो हम इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे फिर वही बात सिंगल इनपुट थी, ठीक है। तो क्या हुआ होगा मेमोरी में, एक एज के नाम से बनी होगी मेमोरी की में पोर्शन और एक वॉल्यूम के नाम से बना होगा। एज में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो फिर 3 बार मल्टीप्लाई होगी। देखिए फर्स्ट करें हम यहाँ एज में वैल्यू देते हैं 3, ठीक है। तो 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी होगा और 3 यहाँ भी होगा, ठीक है। तो 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो हमारे पास वॉल्यूम में आंसर क्या आ जाएगा हमारा इस फ्लो चार्ट का 27, ठीक है। बुक पे भी आप देख सकते हैं, इसी तरह बेटा उसने सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये बहुत सिंपल था, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं बेटा टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। अब ये बेटा उसने बुक में मैं बता दूं थोड़ी सी गलती की हुई है, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेन इंटरेस्ट है, दा बीच में ना डालें आप, ठीक है। तो ये दा काट दें आप। टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, क्या आपने एक अमाउंट पे इंटरेस्ट फाइंड करना है या प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। इंटरेस्ट बेटा आप ये समझ लें, ये ज़रा बैंकिंग की टर्म है, तो आप ये समझ लें कि आप फर्ज करें किसी से कोई लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं, तो आपको पता है आप कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देते हैं, जिसको आप वैसे आम जुबान में सूद भी कहते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसको इंटरेस्ट ही समझें अभी, ठीक है। क्योंकि हमारा ये टॉपिक बैंकिंग का नहीं है, हम सिंपल फ्लो चार्ट बना रहे हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला है वो हमारे लिए कंसर्न है, बाकी चीज़ें कोई नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो हमने प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है एक अमाउंट पे। अब अमाउंट पे फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमारी अमाउंट क्या होगी, हमारी इनपुट होगी, हमारी अमाउंट। हमने अमाउंट क्या लेंगे, एज एन इनपुट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अमाउंट लेंगे बेटा एज एन इनपुट। अब अमाउंट ही क्या लेंगे, नहीं, अमाउंट के अलावा आपको और भी चीज़ें ज़रा इनपुट लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो आप कुछ खास पीरियड के लिए लेते हैं, टाइम पीरियड के लिए, मतलब कितने साल के लिए ले रहे हैं आप लोन, तो उसमें ईयर आ जाता है, ठीक है। साल में ईयर आ जाता है, वो भी आपको क्या लेना पड़ेगा, इनपुट। और रेट भी होता है इंटरेस्ट का कि कितने % पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, रेट होता है ख़ास, एक हर बैंक का मुख्तलिफ होता है, ये पॉलिसी होती है कोई बेटा, ठीक है। तो ये हम कोई भी अपनी मर्जी से रेट ले लेंगे, 1% होता है, 2%, 3%, 4%, ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, हम अपनी मर्जी से फिलहाल यहाँ कोई भी ले लेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमने निकालना है एक अमाउंट पे। अब यहाँ कंफ्यूजन आपको ये होगी कि चीज़ उसने एक ही दी हुई है, लेकिन इनपुट में वो असल में 3 चीज़ें लेगा आपसे, ठीक है। एक लेगा वो अमाउंट, एक लेगा रेट और एक लेगा ईयर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले में आती हैं इंटरेस्ट के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, तब हमें आएगी समझ इसकी। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सिंबल, पहले स्टार्ट लिख लें या पहले सिंबल बना लिया करें जो आपके लिए ईजी हो। उसके बाद बेटा इनपुट लेनी है हमने। अब इनपुट यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स लेते हैं हम पैरेललोग्राम सिंबल में, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट अमाउंट रेट ईयर, या एंड ईयर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ सिंपल यहाँ पे हम इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसको नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ हमने फ्लो चार्ट्स के रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अब बेटा हम प्रोसेसिंग सिंबल में इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्लेन इंटरेस्ट का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको विड्थ में इंक्रीज करके बना रहा हूँ प्रोसेसिंग सिंबल को, थोड़ा सा फॉर्मूला लेंथी है इसका, ठीक है। मुझसे स्ट्रेट नहीं बन रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसको स्केल से बनाना है, ठीक है। अब बेटा हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर, ठीक है। जो 100 है यहाँ एक कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है, बाकी तीनों हमारे वेरिएबल हैं, हम कोई भी इसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है प्लेन इंटरेस्ट का, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम इसको करते हैं अब प्रिंट किस तरह करना है हमने, इनपुट आउटपुट सिंबल में। तो इनपुट आउटपुट सिंबल ड्रॉ करें और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट,
ठीक है। उसके बाद बेटा हमने लास्ट स्टेप करना है एंड। ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बुक पे भी देख लें, इसी तरह उसने प्लेन इंटरेस्ट निकाला है। अब हम कैलकुलेटर से कोई वैल्यू भी इसकी देखते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू दे दें बेटा आप कैलकुलेटर से इनको, ठीक है। हम पहले यहाँ देते हैं वैल्यू, कोई भी अमाउंट को दे दें फिलहाल वैल्यू आप 1 लाख दे दें। 1 लाख किस तरह आएगा, जब आप 5 ज़ीरोज़ लिखेंगे 1 के साथ, ठीक है। रेट आप लिख दें फिलहाल 5, ठीक है, 5 लिख दें। ईयर आप लिख दें 3, ठीक है। ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी आप वैल्यू दे दें। अब होगा क्या, मेमोरी में जाके कितने वेरिएबल्स बनेंगे अभी तक, 1 2 3 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये 3 तो सिर्फ इनपुट के लिए हैं, जो यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू। उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है प्लेन इंटरेस्ट का, ये असल में कंप्यूटेशन करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट बताएगा हमें, ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके। तो अमाउंट की वैल्यू है 1 लाख, रेट है हमारे पास 5, 100 उसी तरह रहेगा, ईयर हमारे पास 3 है। इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको कैलकुलेटर पे जो ब्रेसेस हैं या पैरेंथेसिस हैं वो डाल लीजिएगा, ब्रैकेट्स जिनको आप कहते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3, मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 15,000। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 15,000। तो ये 15,000 असल में यहाँ पे पहले स्टोर हुआ था और फिर यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 15,000 जो मैंने वैल्यूज दी थी उस पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कितना इंटरेस्ट है, 1 लाख अमाउंट पे अगर रेट 5% है और 3 साल है, ईयर्स में अगर ड्यूरेशन 3 ईयर्स की है तो फिर इसका मतलब 15,000 उस पर प्लेन इंटरेस्ट है। ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट बेटा जो हमारा फ्लो चार्ट है वो थोड़ा सा वैसे तो इजी है, लेकिन उसमें एक ही फ्लो चार्ट में उसने असल में 3 चीज़ें पूछनी है, जो अलग अलग 3 फ्लो चार्ट भी इसके होते हैं, लेकिन वो सिंपल होते हैं, इसलिए उसने कोशिश की आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की। उसने जो फ्लो चार्ट सेपरेट बन सकते थे उसने बजाय 3 बनाने के उसने एक में ही सारी बात कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले पहले हम देखते हैं क्या करना है इस फ्लो चार्ट में, ठीक है। मैंने स्टार्ट तो इसलिए लिखा है, स्टार्ट तो हर एक फ्लो चार्ट में आपको पता है होता है, ठीक है। तो कोशिश करें सिंबल्स को अच्छा बनाएं। टू फाइंड सम, क्या फाइंड करना है, सम मतलब ऐड करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, एंड एवरेज, और एवरेज निकालनी है किसकी, ऑफ 5 गिवन नंबर्स। 5 नंबर आपके पास बेटा गिवन है, उसकी आपने क्या निकालनी है, सम निकालना है उनका, प्रोडक्ट भी निकालना है और एवरेज भी निकालनी है उनकी, ठीक है। तो आपको तीनों के मेरे ख्याल है फॉर्मूले आते होंगे, बस आपने इनपुट ध्यान से करने हैं इनको, ठीक है। किस तरह करना है, अब ये आपने ये नहीं करना कि आप इसके लिए करें अलग इनपुट, इसके लिए अलग इनपुट करें, इसके लिए अलग इनपुट करें, वरना बहुत लंबा फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें अपने काम को स्मार्ट करें, लॉन्ग ना करें, स्मार्ट कर लें। मतलब आप एक ही फ्लो चार्ट इनपुट आउटपुट सिंबल में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप 5 नंबर्स एक ही दफ़ा देंगे, ठीक है। फिर एक ही प्रोसेसिंग सिंबल में आपने तीनों जो इसके हैं ऑपरेशन, सम, प्रोडक्ट और एवरेज, वो फाइंड करनी है फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा इसका, इनपुट। अब बेटा यहाँ पे सिंपल वर्डिंग हो जाती है, अगर वो लिख देता है इनपुट 5 नंबर्स ABCDE, सिंपल हो जाता है। लेकिन उसने थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश की है इसको। उसने इनपुट में क्या लिखा है, N0, N1, N2, N3, N4। वो 0 से स्टार्ट करता है, 4 तक जाता है, टोटल 5 बन जाते हैं। उसने इस तरह वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के नाम उसने ये दिए हैं, तो जो बुक में हम वही हम दे देते हैं, ठीक है। वरना ये सिंपल भी हो सकता था प्रोग्राम इससे, फ्लो चार्ट, लेकिन उसने जो दिया हुआ हम वही देख लेते हैं। N0 ही आई थिंक जी वही दिया हुआ उसने, N0, N1, ये भी इसको N1 से स्टार्ट करना चाहिए था ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना होती, लेकिन चलें कोई नहीं, हम इंशाल्लाह फिर भी सही करेंगे इसको, ठीक है। N0, N1, N2, N3, N4, मतलब ये 5 नंबर्स हैं। आप परेशान ना हो इस N से और 0 से, समझे ये नंबर है, ठीक है, या ABCDE समझते हैं इसको, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने। इनपुट कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अब हमने करनी है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग हमने असल में 3 ऑपरेशन एक ही सिंबल में करनी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं इसके लिए इसके लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ इस सिंबल की, ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए और इस तरह समझ भी आ जाए आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सम, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट और लास्ट में करेंगे एवरेज। ये आपने पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म ना लिखिएगा इनकी। सम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है। अब बेटा सिंपल है, आपने क्या करना है, सम किस तरह होगा, आप इन सब वैल्यूज़ के दरमियान प्लस ऑपरेटर यूज कर ले, प्लस का साइन डाल दें तो ये सारी वैल्यूज सम हो जाएंगी। तो n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट n0 स्टेरिक n1 स्टेरिक क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ही कर लें बेटा, असल में ये स्टेरिक सिंबल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, ठीक है, तो मैं वो डाल रहा था, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन सिंपल मैथ्स वाला ही कर लें, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल लें, n2 मल्टीप्लाई बाई n3 मल्टीप्लाई बाई n4, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट भी हो गया। अब हमारी क्या रहेगी, एवरेज। अब एवरेज निकालने के लिए आपके पास दो हैं तरीके बेटा, दो तरीके क्या हैं, एक थोड़ा सा आपके लिए फ़िलहाल थोड़ा बेसिक लेवल है तो शायद मुश्किल हो, लेकिन वो भी हो जाएगा आपसे। कि आप क्या करें, एवरेज निकालने के लिए लिखें इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, कितने नंबर्स हैं, 5, ठीक है। जैसे आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, मतलब कितने वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं सम डिवाइड बाय 5, लेकिन आप सिंपल ही करें जो आप पढ़ते हैं एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला, क्या करें, इन सबको क्या कर दें प्लस, और आखिर में डिवाइड कर दें 5 से, जो भी आंसर है, ठीक है। तो बुक में मेरा ख्याल है उसने यही मेथड यूज़ किया हुआ है जी, बुक में उसने यही मेथड किया हुआ है, तो हम भी यही करते हैं। n0 उसने ब्रैकेट डाली हुई, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ब्रैकेट क्लोज, आगे साइन डिवाइड का, और 5 से उसने डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट बहुत ही ईजी है, प्रिंट, और फिर उसके बाद एंड कर देना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको प्रिंट। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सम कॉमा प्रोडक्ट, उसके बाद एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपको पता है एंड, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा तो आप बुक से देख लीजिएगा, लास्ट स्टेप आपको पता है, ठीक है। स्क्रीन पे अगर नहीं नजर आ रहा लास्ट स्टेप तो आप देख लीजिएगा बुक से। तो ये बेटा हमारे यहाँ तक फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गए 5, एक रह गया फ्लो चार्ट। अब यहाँ मेरे पास है नहीं जगह, चले मैं उधर ही रेस करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये फ्लो चार्ट वैसे बहुत ईजी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल में, वही आपने उसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला सिंपल है, बेस इंटू हाइट, ये आप देख भी रहे हैं बुक से, इनपुट बेस एंड हाइट, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और फिर प्रिंट एरिया, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में बेटा मैंने वैल्यूज पुट नहीं की, आप खुद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, आपको सम करना भी आता है वैल्यूज को, प्रोडक्ट भी आता है और एवरेज भी आता है, ये आप खुद घर में कीजिएगा, वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं हर एक एग्जांपल नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता, मैंने मुश्किल वाली सारी आपको करवा दी है, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल भी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैंने नेक्स्ट फ्लो चार्ट भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये आप खुद कीजिएगा, सारे फ्लो चार्ट मैंने करवाए हैं सिवाय लास्ट के, और वो बहुत ईजी है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ वैसे, इनपुट बेस एंड हाइट, अब एरिया का फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, बेस और उसकी हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे दो इनपुट्स लेंगे आप, बेस और हाइट। नेक्स्ट प्रोसेसिंग सिंबल में एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, उसके बाद प्रिंट एरिया, मतलब इनपुट आउटपुट सिंबल में आप प्रिंट कर देंगे एरिया और आखिर में एंड, ये आप खुद कीजिएगा घर में, ठीक है। वैसे भी आप बुक से देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, वैल्यूज भी देख लीजिएगा पुट करके ये क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया वर्क फॉर डे 7। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बस बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 मैंने बता दिया था, पेज नंबर 6 पे आए। क्वेश्चन नंबर 31, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये भी हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, ये भी हमने देख लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, ये हमने बेटा यहाँ देखा है। नेक्स्ट ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, क्वेश्चन नंबर 35, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी हमने देखा नहीं, मतलब मैंने समझा दिया, आपने खुद इसको करना है, ठीक है। जुबानी कीजिएगा, देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, जुबानी बनाइएगा इसको, ठीक है। अब बेटा हमारा यहाँ कंप्लीट होता है वर्क फॉर डे 7। इसमें हमने ऑलमोस्ट 5 फ्लो चार्ट्स हमने कंप्लीट किए, और शुरू में हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट्स इन कंप्यूटर मेमोरी। सो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 8। In work for day 8, we will study conditional flow charts with its examples. Conditional flow charts
आपको नाम से ही पता लग रहा है कंडीशन होती है इसमें, कोई ना कोई कंडीशनल का मतलब कंडीशन होगी कोई ना कोई। अब कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, आपको पता है कंप्यूटर में कंडीशन दो ही तरह हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, क्योंकि कंप्यूटर दो ही डिजिट समझता है जो बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो यही बात उसने किया शुरू में कि कंडीशनल फ्लो चार्ट्स में यही बात करता है कि 2 कंडीशन जो होती हैं, या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम ट्रू फॉल्स कैसे देखते हैं, कंप्यूटर कैसे करता है डिसीजन। अब कंप्यूटर को डिसीजन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ़ देन स्टेटमेंट या इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। ये आपने नेक्स्ट ईयर पढ़नी है जाके इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसलिए अभी परेशान ना हो, बस इस तरह समझ लें कि आप जैसे डेली लाइफ में करते हैं, अगर मैंने ये काम किया तो ये होगा, अगर मैंने ये काम ना किया तो ये होगा। मतलब आप कंडीशंस बना लेते हैं अपने जहन में कि अगर मैं इस रास्ते से गया तो फिर शायद ट्रैफिक हो, जो आप कह रहे हैं शायद ट्रैफिक हो या ट्रैफिक होगी, ये आप इफ़ एल्स ही कर रहे हैं, समझ लेंगे इफ़ देन एल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट्स में। अब प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट या इफ़ देन स्टेटमेंट बहुत कम पढ़ी है, 8th क्लास में भी बहुत थोड़ा सा बताया था उसने उसके बारे में, और 1 या 2 फ्लो चार्ट से मुश्किल से, ठीक है। तो यहाँ उसने बहुत एक्सप्लेन करके बताया हुआ है फ्लो चार्ट्स में, हालांकि उसने थ्योरी नहीं बताई इफ देन एल्स की, लेकिन आप कोशिश करें 8th क्लास की बुक लें और उससे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। कि आपको पता है कि इफ़ देन एल्स, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर इफ़ में आपको चीज़ लिख रहे हैं बेटा, इफ़ ए, मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर आपने देखना है कि 2 नंबर्स हैं, उनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो आप लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए इज़ ग्रेटर नंबर, ठीक है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, देन प्रिंट, तो प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर नंबर, कि ए ग्रेटर नंबर है। एल्स बी इज़ ग्रेटर नंबर, एल्स में क्या, वरना क्या कर दो, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ये प्रिंट कर दो बी इज़ ग्रेटर नंबर। ये बेटा सिंपल है इफ़ देन एल्स, ठीक है। या इफ़ देन से भी काम कभी चल जाता है, मतलब एक रास्ता है इफ़ का, एक है देन का, ठीक है। या आप इफ़ देन से काम चलाएं या इफ देन एल्स, एल्स में आपको फिर एक और रास्ता मिल जाता है, ठीक है। तो ये बस फायदा है इफ देन एल्स का, कि कंप्यूटर डिसीजन, जैसे इंसान डिसीजन करता है बेटा दिमाग में सोच के, वो भी इफ देन ही कर रहा होता है, तो कंप्यूटर को हमने कैसे डिसीजन मेकिंग दी, इफ देन एल्स स्टेटमेंट से या इफ देन से, ठीक है। तो अब हम जब करेंगे तब आपको आएगी समझ। बेटा इन फ्लो चार्ट्स में मैंने एक फ्लो चार्ट कंप्लीट बनाया, एक मैंने अभी कंप्लीट नहीं बनाया, क्योंकि ये लेंथी फ्लो चार्ट है। अगर मैं पूरा बनाता तो मैंने, क्योंकि आपको एक एक स्टेप समझाना है इसका विद वैल्यूज़ पुट करके मैंने साइड पे आपको समझाना है एक एक चीज़, तो इसलिए मैंने फ्लो चार्ट्स कुछ ड्रॉ कर दिए हैं, ये मैंने कंप्लीट करना है अभी, और ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी हमने इंशाल्लाह इसी डे में कवर करना है, वो हम इसको अरेज करके करेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी और आपके लिए फर्स्ट टाइम है इस तरह के फ्लो चार्ट। तो करना क्या है हमने, टू डिटरमिन, पहले कैसा करते हैं, पहले हम बुक से रीड कर लेते हैं जो हमने ये कंडीशनल फ्लो चार्ट पढ़े हैं। बेटा आप पेज नंबर 10 निकालें, कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स, फॉलोइंग का मतलब जो अभी हम देखेंगे, वी स्टडी दैट अ फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन अ सर्टन कंडीशन, किसी खास कंडीशन पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनमें, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ट्रू है, देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जाहिर है बेटा एक रास्ता है ये और एक रास्ता है ये, एक रास्ता ए है और एक रास्ता बी है, तो अगर एक रास्ता सही नहीं है तो फिर आप दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ वो कर रहे हैं, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जाहिर है जब एक रास्ता बंद है तो आप दूसरे रास्ते पे जाएंगे ना, तो फ्लो आपका डिफरेंट हो गया। A condition is always evaluated as either true or false, या true होगी बेटा या वो false होगी, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बेटा आपने बड़े ध्यान से देखना है फ्लो चार्ट्स को, ठीक है। पहला फ्लो चार्ट है टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। आपने ये बताना है कि क्या जो गिवन नंबर है, जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी नंबर, वो इवन है या ऑड है। अब बेटा ये कैसे पता लगता है, सिंपल तो आपको पता होता है, आप आम लाइफ में देख के बता देते हैं, आपको पता है 0 2 4 6 ये इवन नंबर है, 1 3 5 ये क्या है ऑड नंबर। लेकिन ये कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा, वो तो नहीं देखना ना, उसने तो कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए बेटा हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको आप मॉड कहते हैं, या एक ऑपरेशन है, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको फंक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है। ये असल में एक ऑपरेशन है मॉड ऑपरेशन, मॉडुलस इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म मॉड है, ठीक है। ये आपने 10th में जाके भी अगर बुक चेंज ना हुई तो आप पढ़ेंगे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जो मैं 10th को पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी थोड़ी हेल्प ले लीजिएगा, आपको भी मैं इसी तरह बताऊंगा आज। अब मॉड फंक्शन एक ऐसा, या मॉड ऑपरेशन एक ऐसा बेटा ऑपरेशन है जिससे आप ये पता लग जाता है आपको कि एक नंबर इवन है या ऑड है। अब बेटा बहुत सिंपल बात है,
कोई भी नंबर अगर वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पे डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में आंसर 0 आता है, रिमाइंडर में आंसर बेटा क्या आता है, 0 आता है। कोई भी आप नंबर लें उसको 2 से डिवाइड कर दें और आंसर रिमाइंडर याद रखिएगा, मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में ही बताया था, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इसलिए आपको याद होगा। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो फिर वो नंबर ऑड है। ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल अभी देता हूँ। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट शुरू कर लें, उसके साथ एग्जांपल आएगी। सबसे पहले आपको पता है स्टार्ट, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, इनपुट नंबर n। अब यहाँ कोई भी नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। n का मतलब n यहाँ एक वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको लास्ट जो डे है उसमें बताया था, जैसे वहाँ हमारे प्लेन इंटरेस्ट वेरिएबल था, इसके अलावा अमाउंट था, रेट, ईयर, इसके अलावा हमने क्यूब वाला प्रोग्राम किया था, एज, वहाँ एज वेरिएबल था, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, सब हमारे वेरिएबल थे। तो यहाँ हमारा वेरिएबल जो होगा वो n होगा। ठीक है, क्योंकि n से आगे वो लेके चल रहा है सारा। ये तो इनपुट हो गया, हम कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं इधर। नेक्स्ट, रैम इज इक्वल टू n mod 2। अब रैम क्या है? रैम बेटा शॉर्ट फॉर्म है रिमाइंडर की। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? रिमाइंडर की। नेक्स्ट लिखा हुआ है n mod 2 और ये प्रोसेसिंग सिंबल में, मतलब सारा काम इधर ही होना है। सबसे पहले जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये मॉड ऑपरेशन अप्लाई होगा उस पर। अब हम साथ साथ नंबर भी कोई लेते हैं ताकि हमें आए समझ। ठीक है, फर्स्ट करें हम नंबर ले रहे हैं इधर 2। क्या नंबर ले रहा हूं मैं n में? 2। मैं ऐसा करता हूं, इधर लिख देता हूं, n की वैल्यू है बेटा 2। गौर से देखते रहिएगा, एक एक स्टेप आपको ना समझ नहीं आएगी, साथ साथ चल रहे हैं। n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या है? 2। नेक्स्ट स्टेप, रैम इज इक्वल टू n mod 2। रैम को फिलहाल भूल जाएं, पहले आप n mod 2 पे, क्योंकि हमने इक्वल टू के बाद वाला उसको परफॉर्म करना होता है। जो आंसर आएगा वो इसमें फिर स्टोर होगा जाके। n mod 2, n की वैल्यू मेरे पास 2 है, mod 2। अब इसका मतलब क्या है, आप क्या करें, 2 आपका है n जो आप अंदर रखेंगे, डिवाइड किससे करना है इसको? 2 से। ठीक है, अब आप डिवाइड करें, सिंपल, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो आपका 0 है ये क्या है? ये समझें आप रैम है या आपका रिमाइंडर है। मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ उसने रैम लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं शॉर्ट करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। अब गौर से देखें, रैम में क्या स्टोर हो गया बेटा जाके इस वक्त, इन वैल्यूज से क्या स्टोर हो गया? रैम में बेटा स्टोर हो गया जाके इस वक्त 0। रैम की वैल्यू क्या हो गई है? 0। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ और ताकि मैं एक एक करके आपको वैल्यूज भी बता सकूँ। अब आपको मॉड आ गया होगा, हम फिर ऑड नंबर से भी ये प्रोग्राम करते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, पहले हम इवन से कर लें। रैम की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा, अभी मैंने बताई आपको 0। ठीक है, याद रखिएगा रैम की वैल्यू क्या है, हर एक स्टेप में हम देखेंगे। रैम की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 और ये mod 2 तो वैसे ही लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है, इधर मॉड ऑपरेशन है। अब बेटा हमने नेक्स्ट है डिसीजन सिंबल। यहाँ अब डिसीजन होगा कि क्या जो रिमाइंडर है वो 0 को इक्वल है या नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखना है बेटा हमने रैम इज 0, या इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में इस तरह होता है इज रैम इज 0, क्या रैम 0 के बराबर है, वो क्वेश्चन मार्क आगे डाल देते हैं, ये भी सही है। बुक में उसने इस तरह लिखा हुआ है रैम इज 0। ठीक है, अब ये डिसीजन हो रहा है बेटा, क्या रिमाइंडर या रैम 0 को इक्वल है। अब मुझे आप लोग बताएं, क्या रिमाइंडर 0 को इक्वल है? क्या रिमाइंडर 0 को इक्वल है? इसका मतलब यस कंडीशन, ट्रू कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे उसने यस नो किया हुआ है ट्रू फॉल्स की बजाय। ठीक है, तो ट्रू यस है, फॉल्स नो है, तो याद रखिएगा। अब बेटा गौर से देखें, रैम इज 0। अब एक फ्लो लाइन में यहां से इधर इसके साथ ज्वाइन करूंगा, एक फ्लो लाइन में इधर से इधर ज्वाइन करूंगा। ठीक है, अब ये 2 क्यों की अभी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बेटा 2 हमारे पास कंडीशंस हैं, एक है यस और एक है नो, एक है यस और एक है नो। अब बेटा इस वक्त क्या है कंडीशन हमारी? यस, क्योंकि रैम किसके इक्वल है? 0 के। तो अगर ये 0 को इक्वल है, कंडीशन क्या हो गई? यस या ट्रू। तो एरो कहाँ जा रहा है? इस बॉक्स नेक्स्ट सिंबल में। ये सिंबल सॉरी इनपुट आउटपुट होगा, ये ठीक कर लें, ये इनपुट आउटपुट सिंबल है बेटा, ये शायद मुझसे प्रोसेसिंग बन गया, इसको ठीक करें, इसको भी ठीक कर लें, ये प्रोसेसिंग सिंबल है। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज, ये प्रोसेसिंग, ये आपके पास इनपुट आउटपुट सिंबल है, ये दोनों ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बुक में तो सही बने हुए हैं। अब यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं कि 2 आपके पास इनपुट आउटपुट सिंबल है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट। अब बेटा हमने क्या करना था, देखना था कि गिवन नंबर ऑड है या इवन है। तो आप देखेंगे प्रिंट
n, क्योंकि n है नंबर हमारा, n इज, बताएं क्या लिखेंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब नंबर क्या है, इवन, तो प्रिंट n इज इवन, ठीक है। और नो में क्या लिख देंगे, अगर ये ना होती कंडीशन, अगर ये फॉल्स हो जाती, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, वो अभी हम देखते हैं, तो यहां फिर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट n इज ऑड, ठीक है, प्रिंट n इज ऑड। लेकिन अभी भी एक थोड़ी सी कमी है, कुछ ना कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं, हमने इनकी फ्लो लाइंस नहीं कंप्लीट की, क्योंकि एंड लिख तो दिया है लेकिन कहीं से ज्वाइन नहीं हो रहा फ्लो लाइन से, तो इसको ज्वाइन इस तरह करना है आपने, बुक में उसने इस तरह किया हुआ है, इसकी फ्लो लाइन और इसकी फ्लो लाइंस को ज्वाइन किया हुआ है, इन दोनों को उसने बेटा किया ज्वाइन, और उसके बाद फिर इसके साथ मिला दिया। अब याद रखें, मैंने आपको बताया था फ्लो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन फ्लो लाइन आपको पता है इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब पास नहीं करती इस तरह, लेकिन ज्वाइन हो सकती हैं। तो यहाँ ये दोनों ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। अब ये क्यों ज्वाइन हुई हैं, क्योंकि बेटा अगर ये इवन नंबर है, क्योंकि इस वक्त है ये इवन नंबर, प्रिंट n इज इवन, तो उसके बाद कहाँ जाएगा फ्लो, इधर से यहाँ आएगा और फिर नीचे इस एरो पे, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जब जाहिर है हमें पता लग गया कि नंबर क्या है, इवन है, तो प्रोग्राम को क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो होगी अगर हमारा रैम 0 के इक्वल है। अब हम करते हैं एक एग्जांपल जिसमें रैम 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट करें n की वैल्यू है बेटा 3, n की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब हम करते हैं उसी तरह डिवाइड 3, और करना 2 से ही है क्योंकि यहाँ mod 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 × 1, 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब 1 क्या है बेटा, 1 हमारे पास फिलहाल यहाँ रिमाइंडर है या रैम है। अब देखें, अब n की वैल्यू क्या है 3, रैम का आंसर अभी हमारे पास क्या है 1, हमारे पास रैम का आंसर क्या है अभी 1। अब मुझे बताएं, अब जब डिसीजन होगा रैम इज 0, अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं बेटा ये कंडीशन फॉल्स है या नो है। तो अब क्या होगा, ये वाला फ्लो रन होगा, ठीक है। मैं आपको एरो से बता भी देता हूं, ये फ्लो है, अगर नो होगा तो ये फ्लो, ये देखें इस तरह मैं आपको बता रहा हूं, एरो से मैंने बताया, ब्लैक एरो से लास्ट फ्लो जो मैंने लगाया है, इस तरह फ्लो होगा अगर नंबर इवन नहीं होगा, मतलब ऑड होगा। देखें यहां तक मैंने समझा दिया, रैम इज 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, नो के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट n इज ऑड, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि नंबर जो तुमने दिया था इनपुट में वो एक ऑड नंबर है। उसके बाद यहाँ पे वही उसी तरह लाइन जाएगी इधर फ्लो लाइन पे, और इसके बाद वो डायरेक्ट प्रोग्राम को क्या कर देगी, एंड कर देगी। अब आप देख रहे हैं कि एक वक्त में बेटा एक पाथ रन हो रहा है, मतलब एक वक्त में एक पाथ चल रहा है, या ये चलेगा या फिर दूसरा पाथ हम ये भी ड्रॉ कर देते हैं, दूसरा पाथ हमारा ये बनता है, ठीक है। ये जो मैं अब स्क्रीन से बना रहा हूँ ये अलग पाथ है। इसका मतलब एक वक्त में प्रोग्राम में एक पाथ चलता है, दोनों पाथ नहीं बेटा कभी चल सकते, ठीक है। तो इसलिए एक वक्त में एक कंडीशन ही ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने ये फ्लो चार्ट में देखा कि कैसे आप बता सकते हैं कि एक नंबर इवन है या ऑड है। ये समझ आ गई है बेटा, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। वैल्यूज मुख्तलिफ ले लीजिएगा, यहाँ 4 ले लें, 4 लेंगे तो 4 एक क्या है, इवन नंबर। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो फिर ये वाला फ्लो रन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 5 नंबर लेंगे तो 5 में रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो फिर ये वाला फ्लो देखेंगे आप, तो नंबर क्या हो जाएगा फिर ऑड। तो ये हमने बेटा फ्लो चार्ट देखा है कि आप एक नंबर का बताएं ऑड है या इवन है, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, क्योंकि इसके 2 फ्लो चार्ट्स हैं, 2 मेथड्स, 2 तरीके से बताएं। तो इसमें फ्लो चार्ट एक थोड़ा लेंथी है और एक थोड़ा, वैसे तो हाइट में कम है लेकिन विड्थ में वो ज़्यादा है। पहले हम देखते हैं जो हाइट में ज़्यादा है वो वाला, ठीक है। अब आपने बहुत ध्यान से इस पर करना है फोकस अब, क्योंकि थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है। तो स्टार्ट करते हैं, टू डिस्प्ले अ लार्जर वन जो बड़ा है, आउट ऑफ द 3 गिवन, मतलब इनपुट में आपने 3 नंबर्स देने हैं, अनइक्वल नंबर्स, अनइक्वल का मतलब क्या है बेटा, जो इक्वल नहीं है। जाहिर है बेटा जो अनइक्वल होंगे तभी हम बता सकते हैं कि वो एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। अगर वो इक्वल ही होंगे, अगर तीनों नंबर इक्वल हैं 1 1 1, तो क्या हम बता सकते हैं कौन सा इसमें से छोटा है या कौन सा इसमें से बड़ा है। तो इसलिए बेटा टू डिस्प्ले अ लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, वो अनइक्वल नंबर्स होंगे जो भी आप गिवन नंबर्स देंगे। अब बेटा इसको हम बड़े ध्यान से देखना है आपने, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब इससे भी मैं वैल्यू से ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आप कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखा हुआ है मैंने इनपुट
N0, N1, N2। यहाँ भी उसने वही बात की है जो पिछले फ्लो चार्ट्स में की थी उसने सम, प्रोडक्ट और एवरेज वाले में, कि उसने ABC की बजाय N0, N1, N2 कर दिया। तो परेशान नहीं होना, ये 3 नंबर्स ही हैं समझ लें, ठीक है। अब हम कोई भी बेटा नंबर्स इनपुट करवाते हैं, अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। हम वैल्यू के साथ करेंगे तभी आपको फ्लो चार्ट समझ आएगा। हम हर एक स्टेप में वैल्यू देखते रहेंगे क्या हो रही है हर वेरिएबल की, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आपने देखना है, मेरे साथ चलें। इनपुट N0, N1, N2, यहां मैं लिख रहा हूं N0, N1, N2, तीनों की वैल्यू लिखता हूं मैं इधर, ठीक है। N0 की वैल्यू मैं दे रहा हूं, फिलहाल आसान नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। 1, N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 3, ठीक है। बल्कि मैं ये नंबर नहीं लेता है वरना आपको कन्फ्यूजन होगी ये N0, N1 और N2 में। मैं कोई दूसरे नंबर लेता हूँ, 5, 6, 7। ये आपके लिए इजी होंगे क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे N0 में और उसकी वैल्यू में, इसलिए मैंने नंबर चेंज किए हैं 5, 6, 7, ठीक है। अब गौर से देखना है आपने, N0 बेटा नाम है जो इनपुट डिवाइस जब आप एंटर करेंगे नंबर कंप्यूटर मेमोरी में, ये N0 जैसे मैंने बताया था मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा N0, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 5। N1 वेरिएबल है, मेमोरी में जाके इसकी वैल्यू क्या स्टोर होगी 6। N2 एक वेरिएबल है, मेमोरी में जाके वैल्यू क्या स्टोर होगी 7, ठीक है। अब बेटा आपने देखना है कि वैल्यू किस तरह इनपुट हो रही है, गौर से देखते रहिएगा। यहाँ पे 5, 6, 7 ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं इधर नहीं लिख रहा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसकी साइड पे लिखा है इसको। अब नेक्स्ट स्टेप पे है बेटा, बड़े ध्यान से देखें। नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या है, प्रोसेसिंग में लिखा हुआ है उसने लार्ज इज इक्वल टू N0। अब बेटा याद रखें जब इक्वल टू आए, इक्वल टू असल में एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में इसी तरह होता है काम असाइनमेंट ऑपरेटर का, तकरीबन सब लैंग्वेजेस में यूज होता है ये वैल्यू असाइन होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। N0 की जो भी वैल्यू है वो इस लार्ज वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसको मेमोरी से भी समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें ये आपके पास मेमोरी है, इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर हुई है पहले से जो हमने इनपुट दी थी। अब एक लार्ज भी इसमें वेरिएबल है, ठीक है। बस यही 4 वेरिएबल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं किस तरह। अब बेटा उसने कहा है लार्ज इज इक्वल टू N0, ठीक है। N0 की जो भी वैल्यू है वो लार्ज में जाके स्टोर कर दो। N0 की क्या वैल्यू है, N0 की क्या वैल्यू है 5, तो 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा लार्ज में जाके। लार्ज में क्या स्टोर हो गया है 5। अब आपने याद रखनी है चीजें सारी, ठीक है, इसलिए मैंने सामने लिख दी, आप साथ साथ देखते रहिएगा। लार्ज इज इक्वल टू 5। अब आए फ्लो चार्ट पे, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। लार्ज में क्या स्टोर हो गया 5। अब आगे डिसीजन करना है। अब बेटा यहाँ पे उसने डिसीजन इस तरह किया हुआ है कि आपको पता है 3 नंबर्स हैं आपके पास, तो एक वक्त में आप कंपेयर जब करते हैं किसी चीज़ को कि कोई किसी से बड़ी है या छोटी है, तो आप 2 नंबर्स में करते हैं या 2 चीज़ों में करते हैं, आप 3 में नहीं करते हैं, क्योंकि 3 में करने के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप एक वक्त में 2 नंबर्स को लेके चलेंगे, ठीक है। कंपैरिजन में हमेशा आपने एक वक्त में 2 नंबर्स को लेके चलना है, ठीक है, ताकि आपके लिए यस और नो करने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 ले लेंगे तो आप एक को यस कर देंगे, एक को नो कर देंगे, आखिरी होगा उसको भी नो करेंगे या यस करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें एक वक्त में 2 ही बेटा आप लें, ठीक है। अगला जो होगा इसका मेथड, उसमें उसने कंपैरिजन किया हुआ है, उसमें उसने एक ही लाइन में 3 डिसीजन सिंबल्स में काम किया हुआ है, वो भी आप चाहे देख भी लें। मैं बुक का पेज बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 11 पे बल्कि दोनों फ्लो चार्ट्स बने, आप वहीं पे देख लीजिएगा, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, बस वैसे ही देख लें कि वहाँ पे उसने एक ही लाइन में 3 डिसीजन किए, लेकिन वहाँ भी वो एक डिसीजन के करते वक्त 2 वैल्यूज ले रहा है, 2 वेरिएबल्स ले रहा है, 3 नहीं ले रहा वो। इसलिए डिसीजन सिंबल में कोशिश करें हमेशा आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स से कोई कंपेयर करवाएं, तभी आसान होगा आपके लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तीसरी को फिर जो आंसर आएगा पहली और दूसरी का उससे कंपेयर करेंगे। तो इसलिए अभी परेशान नहीं होना, वापस आए फ्लो चार्ट। मैंने आपको बता दिया है कि आपने कंपैरिजन हमेशा 2 वेरिएबल्स से करना है या 2 वैल्यू से करना है। इधर आए बेटा, डिसीजन सिंबल में कहता है N1 इज ग्रेटर देन लार्ज। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या N1 लार्ज से बड़ा है। अब गौर से देखें, N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू है 6, लार्ज की वैल्यू क्या है 5। वो पूछ रहे हैं क्या 6 5 से बड़ा है, आप लोग बताएं। इज 6 इज ग्रेटर देन 5, यस। आंसर क्या है ट्रू, यस, कि 6 बड़ा है 5 से। मैं यहां लिख रहा हूं 6 इज ग्रेटर देन 5। क्यों, N1 की वैल्यू 6 है, लार्ज की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, इस स्टेप से हमने देखी 5 आई है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5।
अब बेटा यस वाली जो पाथ है, यस वाला जो पाथ है वो आपने देखना है, वो है आपके पास ये यस, ये वाला एरो कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग सिंबल में। अब क्या होगा बेटा, क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, तो फिर लार्ज में क्या स्टोर हो जाएगा, N1 6 है ना, तो अब 6 स्टोर हो जाएगा लार्ज में। इसका मतलब अब लार्ज में क्या स्टोर हो गया, 5 की जगह मैं लिख रहा हूँ अब इधर 6, क्या हो गया बेटा इधर 6। समझ आइए आपको, पहले हमने फर्स्ट नंबर को फिलहाल कह दिया था कंपैरिजन के लिए कि वो लार्ज है, लेकिन जब हमने देखा आगे डिसीजन किया कि नहीं, कि जो N1 है वो बड़ा है, क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, तो इसलिए उसने नीचे यस में लिखा है लार्ज इज इक्वल टू N1। अब N1 की जो भी वैल्यू है, वो क्या वैल्यू है N1 की, 6, वो स्टोर हो जाएगी लार्ज में जाके। तो इसका मतलब N1 की वैल्यू भी 6 है इस वक्त और लार्ज की वैल्यू भी 6 है इस वक्त। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखें आप, अभी मैं फिलहाल जो यस है वही बता रहा हूँ, नो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं वैल्यूज चेंज करूंगा। ठीक है, अभी जो मैं फ्लो बता रहा हूँ उसी तरह चलें, अगर हम दोनों तरफ चलेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक फ्लो आपको पहले कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, अब आए बेटा, यस हो गया, ये स्टेप भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखें, फिर डिसीजन हो रहा है। अब यहाँ क्यों डिसीजन हो रहा है बेटा, क्योंकि हमने N0 N1 को देख लिया, कंपैरिजन हो गया N का। असल आ रही है हमें प्रॉब्लम अब N2 से, N2 से हमने कंपैरिजन नहीं किया, अब वो कंपैरिजन हो रहा है। ये वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि आप एक वक्त में एक कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज पे, जब उनका आंसर आ जाता है फिर आप तीसरी से उसको फिर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ भी वही बात हो रही है। देखें, इज N2 इज ग्रेटर देन लार्ज, वो कह रहा है क्या जो N2 में वैल्यू है वो लार्ज से बड़ी है। देखते हैं N2 में क्या है, N2 में बेटा स्टोर है 7, लार्ज में क्या स्टोर है इस वक्त 6। तो बताएं, इज 7 इज ग्रेटर देन 6, द आंसर इज यस, ट्रू, कि 7 6 से बड़ा है। अब बेटा हम यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ पे लार्ज में क्या स्टोर हो जाएगा जाके अब 7। ठीक है, देखें N2 इज ग्रेटर देन लार्ज, यस, तो लार्ज में क्या स्टोर हो गया जाके N2, या N2 लार्ज में स्टोर हो गया। असल में ये राइट से लेफ्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, N2 की वैल्यू स्टोर हो गई लार्ज में जाके। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब ये यस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट। अब हमारा सिर्फ प्रिंट करना रह गया और फ्लो चार्ट को एंड करना। अब गौर से देखें, अब यहाँ पे बेटा आपको नजर आ रहा है कि N2 में क्या स्टोर हो गया है, वैल्यू 7 स्टोर हो गई है। ठीक है, N2 की वैल्यू भी 7 है और लार्ज की वैल्यू भी 7 है। अब हमने पता लग गया हमें कि 5, 6 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो अब इसको प्रिंट करवाएं। प्रिंट करवाने के लिए नीचे एक इनपुट आउटपुट सिंबल में लिखा हुआ है प्रिंट लार्ज। लार्ज में मुझे बताएं क्या वैल्यू है इस वक्त, 7, जो आखिरी वैल्यू अभी गई है 7 गई है, तो ये प्रिंट हो जाएगी। उसके लिए एक चीज नई ड्रॉ की हमने, ये फ्लो लाइन। फ्लो लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी, जाहिर है इसके बाद बेटा कहाँ जाएगा प्रोग्राम, यहाँ से इधर जाएगा, तो इसलिए फ्लो लाइन लगानी है लाजमी। ठीक है, तो प्रिंट लार्ज और उसके बाद फिर प्रोग्राम को क्या कर दो, एंड कर दो। ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि 5, 6, 7 इनपुट वैल्यू से कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू कौन सी बड़ी है। ये हमने देखा है तब जब N0 छोटा है, N1 उससे बड़ा है, N2 सबसे बड़ा है। अब हम जरा इसकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, मैं एक बस करवा रहा हूँ और फिर आप खुद वैल्यूज चेंज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये नो वाला फ्लो मैं समझा दूँ। ठीक है, मैंने ये वाला समझा दिया, यस वाला सारा फ्लो। अब इसमें आपने देखा है अपना फ्लो, ये फ्लो था बेटा आपका फ्लो चार्ट का, जहाँ मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह गया, फिर इधर आया, फिर इधर और फिर यहाँ पे आके एंड हो गया। ये फ्लो था इस फ्लो चार्ट का। अब हम कोशिश करते हैं जो दूसरी साइड पे फ्लो है उसको देखें। ठीक है, तो अब हम वैल्यू चेंज करते हैं। यहां पे मैं दे रहा हूं बेटा वैल्यूज N0 पे देता हूं मैं, फर्ज करें दे रहा हूं मैं 7, N1 पे दे रहा हूं मैं 6 और N2 पे दे रहा हूं 5। मैंने ऑपोजिट कर दिया 7, 6, 5। अब बड़े ध्यान से देखें, दोबारा आए फ्लो चार्ट पे। अब मैं थोड़ा तेज बताऊंगा आपको, मैंने पहले बता दिया, बस आपने वैल्यूज को मैं साथ साथ चेंज करता रहूंगा। इनपुट ये आपको पता है, लार्ज इज इक्वल टू N0। क्या मतलब बेटा, N0 की जो भी वैल्यू है वो लार्ज में स्टोर हो जाएगी। N0 की क्या वैल्यू है, 7 वैल्यू है, तो ये लार्ज में क्या हो जाएगा, स्टोर 7। ठीक है, अब बेटा आए जरा नेक्स्ट पे। अब आगे हो रहा है डिसीजन। यहां पे अब हो रहा है डिसीजन, इज N1 इज ग्रेटर देन लार्ज। क्या बेटा N1 लार्ज से बड़ा है, गौर से देखें। इज 6 इज ग्रेटर देन 7, क्या 6 7 से बड़ा है। देखें, क्या 6 7 से बड़ा है, नहीं बेटा फॉल्स है, नो। तो इसलिए अब नो वाला पाथ देखना है आपने, ध्यान से देखें। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, मतलब नो हो गया। अब ये वाला पाथ चलेगा नो। यहां से फ्लो लाइन कहां जा रही है, इधर।
यहाँ से कहाँ जा रही है, इधर। अब इधर नहीं आना आपने, फ्लो लाइन देखें गौर से, यहाँ जा रही है, यहाँ से फिर ये इसके साथ आके ज्वाइन की है और फिर इस डिसीजन पे आई है। गौर से देखें डिसीजन क्या है, डिसीजन सिंबल में n2 इज ग्रेटर देन लार्ज, वो कहते हैं n2 इज ग्रेटर देन लार्ज। क्या n2 लार्ज से बड़ा है, क्या n2 लार्ज से बड़ा है? वैल्यू को अभी मैंने कोई चेंज नहीं की, वही हुई है जो मैंने स्टार्ट में रखी थी, ठीक है, n0 कोई चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी कंडीशन जो फॉल्स हो गई थी। दोबारा देखें, नो कंडीशन, नो से इधर आए इस फ्लो लाइन पे, फ्लो लाइन से हम डिसीजन में आए, n2 की वैल्यू क्या है 5, तो इज 5 इज ग्रेटर देन लार्ज में वैल्यू पड़ी है 7, क्या 5 7 से बड़ा है? नो, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यहां आएगा नीचे, नो प्रिंट लार्ज। अब लार्ज में जो भी पढ़ा हुआ है वो प्रिंट कर दो। लार्ज में क्या पढ़ा हुआ है बेटा, प्रोग्राम के स्टार्ट से लेके एंड तक लार्ज में 7 ही पढ़ा हुआ है, तो ये 7 प्रिंट कर देगा। तो क्या है, सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में से सबसे जो नंबर लार्जर है वो कौन सा है, 7 ही है, ठीक है। तो इसलिए प्रिंट लार्ज में क्या प्रिंट हो जाएगा, 7, और प्रोग्राम फिर एंड हो जाएगा। अब देखें ज़रा फ्लो चार्ट, इस प्रोग्राम का मतलब इस वैल्यूज़ का फ्लो चार्ट ये होगा बेटा। यहाँ से प्रोग्राम चला, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, और यहाँ पे आके एंड हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह फ्लो आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट का, ठीक है। ये हमने फर्स्ट मेथड से कर लिया है जो पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है उसने, ठीक है। अब हम इसी फ्लो चार्ट को दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं आपको बुक से रीड करवा दूं जो पिछला फ्लो चार्ट था ये वाला, क्योंकि ये मैंने अरेज करना है, फिर बुक से रीडिंग नहीं हो सकेगी। मैं बुक से रीड करवा रहा हूँ आपको, जैसे सारी बातें मैंने बता दी हैं, फिर भी देख लें। पेज नंबर 10, इन द अबव फ्लो चार्ट आफ्टर द स्टार्ट स्टेप अ न्यूमेरिक वैल्यू इज टेकन फ्रॉम अ यूजर। यही बात कर रहा है कि जब जैसे ही स्टार्ट हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू किससे ली है हमने, यूजर से, एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम एंड। तो कंप्यूटर मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है, मैंने मेमोरी नहीं बना के दिखाई, आप खुद देख लीजिएगा, मेमोरी इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। मेमोरी में क्या स्टोर हुआ, जाके एन की वैल्यू, जो भी एन की वैल्यू आपने इनपुट दी थी। देन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 2 एंड रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। क्या हुआ, फिर इस वैल्यू को जो भी दी थी डिवाइड किया 2 से, और रिमाइंडर कहाँ स्टोर हुआ, जाके इस रैम वेरिएबल में। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मॉड फंक्शन इज अप्लाइड। रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए मॉड फंक्शन अप्लाई करें बेटा, ये वाहिद फंक्शन है जो रिमाइंडर आपको देता है, मॉड फंक्शन, ठीक है, या मॉड ऑपरेटर। वी परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशन टू चेक वेदर n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और नॉट। वो कह रहा है हमें कंडीशनल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, जैसे हम कंडीशनल ऑपरेटर या यहाँ पे हम डिसीजन सिंबल यूज कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो नंबर जो हमने ऊपर दिया है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं होता। दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ रैम विद 0। ये कैसे होता है, जब आप कंपेयर करेंगे रैम की वैल्यू को 0 से। इफ रैम इज 0 द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ ट्रू वैल्यू। अगर रैम 0 है तो फिर ये यस तो ट्रू वैल्यू देता है। इट मीन्स दैट n इज इवन बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब कि अगर रैम 0 है तो नंबर क्या है, इवन, क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। ऑन द अदर हैंड इफ रैम इज नॉट 0, अगर रैम 0 नहीं है, ये वाला पाथ, द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ फॉल्स वैल्यू, इट मीन्स दैट n इज ऑड। इसका मतलब ये वाला पाथ चलेगा और नंबर क्या है आपके पास, इवन नहीं है बल्कि ऑड है, ठीक है। ये मैंने आपको बुक से भी पढ़ा दिया है। अब बेटा हमारा रह गया फ्लो चार्ट नंबर 8, ये जो मैंने भी बताया, इसको बस आपने अब दूसरा जो मेथड है उससे देखना है, और उसके बाद फिर एक एक्टिविटी भी है, ठीक है, कि वो उसने सवाल पूछा हुआ है दोनों में से कौन सा मेथड आपको इजी लगे, आप जरा लिखें उसके बारे में, वो हम बाद में देखेंगे। पहले अब हम यहाँ पे मैं अरेज करके यही वाला जो फ्लो चार्ट है इसको दूसरे मेथड से ड्रॉ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इस फ्लो चार्ट का सेकंड मेथड, ठीक है, जो मैंने बताया था, जो बुक में उसने पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने फ्लो चार्ट ये ड्रॉ कर दिया, इतना एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब अगर इसको अलाइनमेंट में देखें, लेकिन आप बुक से देख लीजिएगा आपको समझ आएगा। असल है हमने समझना है, ठीक है, जो आप भी बनाएंगे फर्स्ट टाइम आपसे भी सही नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि मैंने हाथ से बनाया फ्री हैंड, तो आप लोग शायद स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन असल फोकस आपने समझने पर करना है इसकी, ठीक है। और देखेंगे कि ये मेथड ज़्यादा अच्छा है फ्लो चार्ट का, ये वाला मेथड है, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक साथ देखेंगे बाद में जब हम ये समझ लेंगे पहला दूसरा वाला मेथड। अब हम बेटा देखते हैं स्टार्ट, ये आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनपुट ABC, यहाँ पे उसने N0 N1 N2 दिया था, यहाँ पे दिया हुआ उसने A B और C। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज़ आप लिख लें जैसे मैंने पहले लिखी थी, वैल्यूज़ भी हम उसी तरह मेमोरी में एक मैं बनाता हूँ ताकि आप लोग उससे ही देख लें, ठीक है। A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू,
सी इज इक्वल टू और आउटपुट लिख लें आप, वैसे ज़रूरत नहीं है आउटपुट की, क्योंकि आउटपुट तो ये प्रिंट है असल में, तो ठीक है इसलिए आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, बस यही वैल्यूज़ है क्योंकि इसमें इन्हीं तीनों वेरिएबल्स ने जाके प्रिंट हो जाना है। ठीक है, तो ये तीन ही वेरिएबल से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ सेपरेट ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। इनपुट ए बी सी वैल्यू दे देते हैं, सिंपल देते हैं 1 2 और 3 ताकि आपको आसानी से आ जाए समझ, बाद में आप कोई भी वैल्यूज़ लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। अब गौर से देखें बेटा, यहाँ क्योंकि डिसीजन सिंबल यूज़ हो रहे हैं और एक ही लाइन में यूज़ हो रहे हैं, 3 डिसीजन सिंबल, यस नो भी इस तरह, फिर उनके एक के 2 हैं तो फिर 3 के ये 6 बन जाएंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है और ये फ्लो लाइंस को ध्यान से देखना है आपने। तो सबसे पहले ए बी और सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अब जैसे ये इनपुट होगा तो ये फ्लो लाइन जा रही है इस डिसीजन सिंबल में, सबसे पहले ये इस पे आएगी, पहले डिसीजन सिंबल पे जो सेंटर में है। ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, देख लेते हैं क्या ए बी से बड़ा है बेटा। इज 1 इज ग्रेटर देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। अब देखते रहें, कंडीशन फॉल्स हुई है मतलब नो, तो ये फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा क्योंकि नो इधर है, इस डिसीजन सिंबल का नो ये वाला है। ठीक है, अब फ्लो यहाँ गया, उसके बाद एक और डिसीजन सिंबल आ गया उसके सामने, वो कहता है बी इज ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है, क्या 2 3 से बड़ा है, फॉल्स। ये भी कंडीशन बेटा नो, मतलब गलत होगी कंडीशन। तो यहाँ पे अगर बी सी से बड़ा नहीं है और वाकई बी सी से बड़ा नहीं है तो फिर नो वाली कंडीशन चलेगी। तो नो वाली कंडीशन क्या है, नो वाली कंडीशन ये नीचे जा रही है और ये आगे जाके कहाँ जा रही है, आउटपुट सी। आउटपुट सी मतलब आप प्रिंट सी भी यहाँ लिख सकते हैं आउटपुट की जगह, आउटपुट सी। इसका मतलब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट सी का मतलब कि सी की जो भी वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है 3, तो ठीक है ना, ये सही हो गया हमारा फ्लो चार्ट कि तीनों नंबर्स में सबसे लार्जर नंबर कौन सा है, 3 है, तो वही प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, आउटपुट आ जाएगी उसकी। ठीक है, अब गौर से देखें आउटपुट सी, इसके बाद फ्लो लाइन कहाँ जा रही है, प्रोग्राम के एंड पे, बस ये इतना सा है। ये इसलिए थोड़ा सा आसान है फ्लो चार्ट कि इसका फ्लो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये फ़र्क है, ये लैंडस्केप समझ लें, इसको आप पोर्ट्रेट से समझ लें, वो हम आखिर में देखेंगे। अब फोकस करें दोबारा इस पर। ये हमने पहला फ्लो देख लिया, जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये फ्लो भी आप लोग देख लें, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर इस तरह, ये फ्लो यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ गया, उसके बाद इधर, और फिर यहाँ से मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे आके इधर, और फिर यहाँ के आके ये एंड हो गया। ठीक है, समझ आ गई, ये पहले वाले का था। अभी मैं ये अरेज नहीं कर रहा, हम सारे फ्लो अभी देखते हैं। अब हम बेटा वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी हैं ताकि फ्लो आपको चेंज करवाऊँ इसका। गौर से देखें, अब वही पहले 2 स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिसीजन पे आ जाए। इनपुट ए बी सी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, देखते हैं क्या ए बी से बड़ा है, क्या 3 1 से बड़ा है, यस 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फ्लो अब चलेगा, यस वाली कंडीशन पे आ जाएगा ये। ठीक है, फ्लो लाइन ठीक कर लें, फ्लो लाइन इस तरह होगी। ठीक है, अच्छी बात है, हमें गलतियां पता लग रही हैं, आपको भी इस तरह स्टार्ट में आपको फ्लो लाइन पर ध्यान से लगानी है आपने, बाकी फ्लो लाइन सही है, ये बस सही लगी, इसका एरो इधर होना चाहिए क्योंकि अब हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, जी बिल्कुल सही है, यस, क्योंकि 3 1 से बड़ा है, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ आएगा वो यस, यस के बाद एक और डिसीजन सिंबल है, फिर वो पूछ रहा है इज ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है, देख लेते हैं, क्या 3 2 से बड़ा है, यस ट्रू है कंडीशन ये भी। ठीक है, तो फिर यस आउटपुट ए, तो क्या हो जाएगा प्रिंट आउटपुट ए में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है, तो बेटा उसके बाद ये आउटपुट जाके प्रोग्राम को एंड कर देगी, ये ग्रीन लाइन। तो अब फ्लो चार्ट फ्लो देखते हैं, इसका क्या है बेटा, फ्लो इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ब्लू वाला पार्ट। अब लास्ट देखते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू करते हैं 4, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5। ठीक है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5। अब बेटा देखते हैं फ्लो क्या बनता है हमारा, गौर से देखें, इनपुट ए बी सी उसी तरह है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5। अब सबसे पहले यहाँ आएगा इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, देख लेते हैं,
ए बी से बड़ा है, इज 4 इज ग्रेटर देन सी, क्या 4 6 से बड़ा है, नो, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो फ्लो है ये चलेगा, नो पे जाएगा। उसके बाद फिर देखेगा क्या बी सी से बड़ा है, इज बी इज ग्रेटर देन सी, इज बी इज ग्रेटर देन सी, क्या 6 5 से बड़ा है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसी कंडीशन ट्रू हुई यहाँ आ गया वो, इस फ्लो लाइन के मुताबिक यस है तो इधर आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आउटपुट बी, मतलब बी में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो या आउटपुट शो कर दो, तो वो 6 है। ये 6 यहाँ आके स्टोर हो जाएगा और या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और ये फ्लो लाइन इसको प्रोग्राम को क्या कर देगी बेटा, एंड कर देगी। ठीक है, अब ये वाला फ्लो आपने गौर से देखना है। ये फ्लो मैं बना रहा हूँ रेड से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया उसी तरह, और उसके बाद ये यहाँ से गया, बजाय कि ये, ठीक है, ये आपने गौर से देखना है। इसको मैं फ्लो लिख देता हूँ। ये हमारे पास है फ्लो 1, कोई भी नाम दे दें किसी को, इसको आप कह दें फ्लो 2 या 3, कोई भी नाम दे दें, ये तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और जो ये ब्लैक वाला है इसको आप दे दें फ्लो 3, या कोई भी दे सकते हैं, या आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मुख्तलिफ पाथ से मैंने आपको बताया, फ्लो से समझाया है कि कैसे ये प्रोग्राम मुख्तलिफ इनपुट्स पे रन करता है। हमने तीनों करके देख लिया, हमने ए को भी किया पहले ग्रेटर, फिर सी को ग्रेटर किया, फिर बी को ग्रेटर करके देख लिया, ताकि हमें फ्लो पता लग जाए, पाथ पता लग जाए। इसका भी हमने तकरीबन 2 का देख लिया था, 1 का आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अपना ये वाला पेज नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 12 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी देख लें क्योंकि वो इससे रेलिवेंट है। एक्टिविटी 1.3 पेज 12, इन्वेस्टिगेट बोथ द अप्रोचेस presented to find a maximum value among 3 numbers and compare them। वो कह रहा है दोनों जो आपके पास अप्रोचेज हैं या मेथड्स हैं, 2 अप्रोचेज हैं हमारे पास, दोनों को कंपेयर करें और देखें कौन सी आपको सही लग रही है। विच अप्रोच हैज़ एडवांटेज ओवर द अदर, कौन सी अप्रोच को एडवांटेज है दूसरी पे। राइट योर फाइंडिंग्स एंड डिस्कस विद योर क्लास टीचर। आप लोगों ने ये लिखना है, फाइंडिंग खुद लिखनी है, फाइंडिंग क्या क्या आपने देखा है इसमें। ठीक है, आपने देखनी है क्या क्या आपने, इस फाइंडिंग का मतलब ऐसे तो फाइंड का सर्च करना है, मतलब यहाँ आपने एनालिसिस करना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको नजर आई इन दोनों फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके, दोनों अप्रोचेस को यूज़ करके। ठीक है, एंड डिस्कस विद योर क्लास टीचर, और क्लास टीचर से आपने डिस्कस करना है। जाहिर है अभी तो आप क्लास टीचर से डिस्कस मतलब नहीं कर सकते, अभी आपकी फेस टू फेस क्लासेज नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो फिलहाल आप ऐसा करें, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, बाकी जब आप लोग इंशाल्लाह स्कूल वापस आएंगे तब हम इसको देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेटा आप देखें इनको गौर से, क्या लग रहा है आपको फ़र्क। एक फ़र्क जो आपको सबसे बड़ा फ़र्क लग रहा है कि यहाँ पे जो फ्लो है वो आपको नॉर्मल मतलब सिंपल, एक तो हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल है, मतलब टॉप टू डाउन है, यहाँ लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरी बात, इस फ्लो चार्ट में, इस अप्रोच में डिसीजन सिंबल बहुत ज़्यादा है बेटा। जितने ज़्यादा डिसीजन सिंबल होंगे और एक लाइन में होंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इसका समझे कह सकते हैं डिसएडवांटेज है, लेकिन शायद आपकी नज़र में ये ना हो, हर एक ने अपना अपना लिखना है। मेरा ख्याल में इसमें ये एक है डिसएडवांटेज कि यहाँ 3 डिसीजन सिंबल है और एक लाइन में, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब डिसीजन सिंबल में हर एक में 2 डिसीजन है तो 6 डिसीजन हो जाते हैं एक ही लाइन में। ये शायद ये इसका डिसएडवांटेज है, शायद, मुझे तो नहीं लग रहा दोनों में कोई, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि क्या आपको मुश्किल लग रही है किस में। आप ये ज़ुबानी करना है, पहले एक बार देख के बनाएं फिर ज़ुबानी करना है वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, इस अप्रोच में इसका एक मैं कह सकता हूँ डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि प्रोसेस सिंबल बहुत ज़्यादा है, बीच में एक डिसीजन सिंबल है, फिर एक प्रोसेसिंग है, फिर इनपुट आउटपुट है, मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ सिंबल्स एक ही टॉप डाउन आई जा रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ आ रहे हैं सिंबल्स। यहाँ पे एक लाइन में तकरीबन एक जैसे सिंबल हैं। यहाँ पे देखिए इस पूरे हमने फ्लो चार्ट में कोई प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स कम है, ये इसका एडवांटेज है। यहाँ पे हर तरह के सिंबल्स तकरीबन हमने यूज़ किए हैं, तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज, इसका मैं बता दिया एडवांटेज, इसका भी एक बता दिया डिसएडवांटेज। तो ये बेटा आप देख सकते हैं, बाकी आपने खुद देखना है, आप चाहे इंटरनेट पे सर्च करें या जैसे भी करें। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, थोड़ा सा मैंने जो मुझे लगा है, वैसे तो दोनों ही ईजी हैं। ठीक है, ये बस इतना है कि ये थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, इसको आपको टाइम लगेगा बनाने में। ठीक है, और इसको आपको थोड़ा समझना भी मुश्किल लगेगा, ये आपके लिए फिर भी मेरा ख्याल है ईजी लगेगा आपको। लेकिन जो भी आपको ईजी लगे, आपने कोई एक ही बनाना है, पेपर में दोनों नहीं कहेगा, जो आपकी मर्जी आप वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, वर्क फॉर डे 8 और लेक्चर भी कंप्लीट हो रहा है। बस
मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट। बेटा ये जो बुक वाला है वही लिखना है, मैं रीड नहीं करवा रहा, मैं करवा चुका हूँ ये। पेज नंबर 8, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ये हमने देखा था। उसके बाद ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ये जो हमने अभी किया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 मैंने इसी तरह दिया हुआ आपके नोट्स में, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बना लें, ठीक है, कोई एक बनाना है बस। बेटा ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारा नोट्स का भी कंप्लीट हो गया काम। नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फ्लो चार्ट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक हमारा कंडीशनल फ्लो चार्ट का रह गया, 2 हमारे मेरा ख्याल है 2 हैं कंडीशनल के, जी 2 हमारे पास कंडीशनल फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट रहते हैं अभी, और उसके बाद फिर हमारा एक बस फ्लो चार्ट की टाइप रह जाएगी रिपीटिंग स्टेप्स जिसमें होते हैं, ठीक है, रेपिटेटिव जो होते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल 1 या 2 एग्जांपल्स हैं उसकी भी, 1-2 एग्जांपल्स हैं उसकी भी, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, फिर हम एल्गोरिथम शुरू करेंगे टॉपिक, ठीक है। तो इसलिए बड़े अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आपने इसको समझें ताकि फिर अगले फ्लो चार्ट आपको और आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।